आपके शहर बेगूसराय में मेरे जीवन की दूसरी यात्रा है। 20 साल पहले मैं अपने पत्रकारिता के काम से यहाँ आया था। तब उस ज़माने आज के आपके प्रदेश के डीजीपी दुर्गेश्वर पांडे वहाँ के एसपी हुआ करते थे। मैं अपना संबोधन जरूर शुरू करूँगा, लेकिन कुछ बातें मैं समझता हूँ कि मैं पहले आप लोगों से चाहता हूँ कि ये कोई आम सभा नहीं है। यहाँ किसकी कितनी गिनती है ये हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। हम यहाँ किसी खास मकसद से आए हैं। वो मकसद कोई छुपा हुआ नहीं है, सबको वास्ते है। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये हमारा कोई एजेंडा नहीं है। ये तो हम सौभाग्यशाली हैं, यहाँ के लोगों ने हमारी रिक्वेस्ट को मान लिया और इतने मान सम्मान के साथ बीच में इसके लिए बहुत देखिए चीजें बदलती कैसे हैं। जब आपका कैप्टन, उसकी सोच, उसकी अप्रोच बदलती है तो राष्ट्र की सोच और अप्रोच कैसे बदलने लगती है। अपने जीवन के 4-5 लोकसभा चुनाव मैंने देखे। ये पहला 70 साल में चुनाव हो रहा है जिसमें बिजली, पानी, सड़क, ऊँट, पैसा ये देंगे वो देंगे नहीं हो रहा। ये पहला चुनाव है जो राष्ट्रवादियों और राष्ट्रवादियों के खिलाफ है। इसलिए चुनाव नहीं है, इसको मैं चुनाव नहीं मानता। ये पानीपत का चौथा युद्ध है, ध्यान रखिए। थोड़ी देर पहले आपने पौधा हमको दिया है। देश भर में जितनी भी सभाएं हो रही हैं उसमें लोग अब ओके नहीं देते, अब पौधा देते हैं। ये बात अलग है कि ये इस शहर का शायद खूबसूरत फूल खिलाने वाला पौधा हो सकता है, लेकिन ज्यादातर जगह लोग हमको तुलसी का पौधा देने लगे। और ये तुलसी का पौधा कोई ऐसा नहीं है 2004 में पैदा हुआ, 2014 में सॉरी पैदा हुआ, ऐसा नहीं। आप लोगों को कितनी जानकारी है या ये खबरें यहाँ तक आती हैं या नहीं आती हैं। भारत के राष्ट्रपति भवन में जितने भी विदेशी मेहमान आते हैं, भारत का राष्ट्रपति उनके सम्मान में भारत की पहचान के तौर पर ताजमहल का एक रूप दिया करता था। ताजमहल कोई बहुत ऐसी चीज नहीं है कि जिसको घर में रखा जा सके। जो लोग उसका अपना मानते हैं और कहते हैं कि जब हम हिंदुस्तान से जाएंगे दोबारा, एक बार जाने की ख्वाहिश पूरी हो चुकी है उनकी, तब ताजमहल साथ ले जाएंगे। उन्हें कुरान मजीद में नहीं पता कि कब्र को घर में रखना हराम है। लेकिन संकट ये है कि आप लोगों ने, इस देश के लोगों ने 700 साल के बाद भी बहुत सारी चीजों को सही पर्सपेक्टिव में नहीं लिया। 2014 को एक शख्स जीता, राष्ट्रपति भवन गया, राष्ट्रपति भवन में पूछा उसने कि भारत के जितने भी मेहमान यहाँ ठहरते हैं, खाना खाते हैं, मिलते हैं, तमाम सारी चीजें होती हैं, तो उसकी याद में भारत की पहचान के रूप में क्या किया जाता है। तो माननीय उस वक्त के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा कि हम ताजमहल देते हैं।
तो उन्होंने कहा कि भारत की पहचान ताजमहल कब से हुआ? क्या भारत 1947 में पैदा हुआ? क्या भारत 1540 में पैदा हुआ? तब इसका कोई जवाब नहीं था कि कौन से भारत की निशानी आप देना चाहते हैं दुनिया को जिसको लोग भारत याद रखें। उसके राष्ट्रपति भवन से निकलने के बाद जिस शख्स को आपने 2014 में भेजा था उसने कहा कि आज से जो भी विदेशी मेहमान यहां आएगा उसको ये ताजमहल नहीं दिया जाएगा। आज से भारत की पहचान गीता की किताब दी जाएगी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये बदलाव जो कैप्टन आपका कैसा होता है तो नीचे लोग तुलसी देना शुरू कर देते। इसलिए एक कैप्टन के बदलने से आपकी टीम का मिजाज कैसे बदलता है इसकी दूसरी मिसाल में आप सब लोग क्रिकेट प्रेमी होंगे, क्रिकेट बहुत देखते होंगे। हमारी टीम में कभी सुनील गावस्कर और चेतन चौहान हुआ करते थे। 3 दिन तक खेलते रहते थे, आउट ही नहीं होते थे। और कभी दूसरी टीम खेलती थी तो पता चला पूरी टीम जो है वो एक ही इनिंग में भारत को हरा देती थी। हमारी अप्रोच ये थी कि हम गांधी के देश में पैदा हुए हैं, लिहाजा स्पिन बॉल करेंगे, फास्ट बॉल हम करेंगे क्योंकि उससे अहिंसा हो सकती है। ये सिलसिला चलता रहा और भारत बहुत बड़े बड़े कभी मैचों में नहीं रहा। भारत की गिनती कभी बहुत जीते हुए लोगों में नहीं रही। लेकिन छोटी सी बात को मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि शायद आप उसको बेहतर समझ सकते हैं। इसी देश में एक कैप्टन बना क्रिकेट का जिसका नाम था सौरभ गांगुली। उसने क्रिकेट खेलना शुरू किया, क्रिकेट के मिजाज को समझा और एक दिन क्रिकेट के मक्का ओवल के अंदर इंग्लैंड को हराया और अपनी टी-शर्ट उतार के पूरी दुनिया में सौरभ गांगुली ने जिस तरीके से पूरे हिंदुस्तान की क्रिकेट की टीम की सोच को बदल दिया, आज आप किसी भी किस्म के प्रारूप में हार नहीं पा रहे। दुनिया की कोई टीम आपको नहीं हरा पा रही है। पड़ोसी इस बात में बैठा है कि ये सिलसिला कब रुकेगा और कब ऐसे बॉलर इनके जो आए हैं जो बॉल करते हैं और सर पे लगती है और खिलाड़ी मर भी जाता है। तो गांधी जी का जो फिलॉसफी थी उसको सौरभ गांगुली ने उतार के रख दिया। इसलिए 2014 में जब आपने पहली बार किसी को चुना, आपके देश के पत्रकारों ने क्या कहा, आपके देश के मीडिया ने कहा था ये महत्वपूर्ण नहीं है, मैं भी उसी फैटर्निटी से हूं और अब नहीं हूं। लेकिन इस देश के किसी अखबार में यह हिम्मत नहीं हुई कि सच को सच लिखे। और सच लिखने से कुछ लोग नाराज हो सकते हैं और हमारे देश में दूसरी एक बीमारी है कि हम तमाम सारे लोग पॉलिटिकली करेक्ट रहना चाहते हैं। हमारी बात का कोई विरोध न करे और हम कोई ऐसी बात न करें जिससे हमारी छवि पे असर पड़े और हम सबके चहेते रहें। वॉशिंगटन पोस्ट ने 2014 के चुनाव के बाद अपने एडिटोरियल में संपादकीय में क्या लिखा मुझे नहीं पता इस देश में ये बताया गया या नहीं बताया गया। हाँ, वॉशिंगटन पोस्ट में कभी गलती से कोई भारत की रेप की घटना छप जाती है तो उसका जिक्र यहाँ के लोग भी बहुत करते हैं, मीडिया भी करता है, इंटेलेक्चुअल्स भी करते हैं, प्रोफेसर्स भी करते हैं और पॉलिटिकल पार्टीज के लोग भी करते हैं। लेकिन 2014 की जीत के बाद वॉशिंगटन पोस्ट ने अपने एडिटोरियल में जो लिखा, उसने लिखा कि भारत में 2014 में पहली एक ऐसी सरकार आई है जिसे भारतीय सरकार कह सकते हैं। इसलिए भारत में इस वक्त अगर आप हमसे पूछें या जो हम आपसे कहने आए हैं, वोट आप स्वतंत्र हैं, किसी को भी दें, लेकिन ये दो जगह हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। मैं एक हफ्ते से शायद अपने घर नहीं पहुंच पा रहा हूं, मैं एक शहर से दूसरे शहर जा रहा हूं, लेकिन आर.एस. सिंह साहब के बारे में कुछ लोगों को एक चीज नहीं पता होगी।
हमारा यहाँ से दूसरा पड़ाव है भोपाल। भोपाल और बेगूसराय में क्यों? बेगूसराय में एक सोच जो पिछले 5-6 साल के अंदर पैदा हुई है, लोग भारत के टुकड़े करने की बात करते हैं, अल्लाह का नाम लेके करते हैं, भारत में आज़ादी चाहते हैं, मणिपुर की आज़ादी चाहते हैं, केरला की आज़ादी चाहते हैं, जम्मू कश्मीर की आज़ादी चाहते हैं, और दिल्ली में भारत सरकार के पैसे से 42 साल तक की उम्र में पढ़ाई कंप्लीट न करने वाले टुकड़े टुकड़े करने की बात करते हैं। उनको चुनौती देने के लिए हम यहाँ हैं। ऐसे एक शख्स आपको पता है कि भोपाल में कौन खड़ा हुआ है? एक शख्स जिसका जिक्र RSN सिंह साहब ने किया। इस भारत के अंदर जिसकी 5000 साल की लिखित इतिहास है, लोग कहते तो लाखों साल की बात है, उस संस्कृति, उस धर्म के मानने वालों के ऊपर जो कालिक पोती गई है, उसको हिंदू टेरर से बदनाम किया गया है, वो मुल्जिम भोपाल में लड़ रहा है, उसके खिलाफ भी होना चाहिए। मैं अपनी संबोधन शुरू करता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के तमाम ऑर्गेनाइजर्स, मुंतज़मीन, बेगूसराय के लोग, ख़वातीन व हज़रात, मेरे हम उम्र, मेरे नौजवान साथियों, मैं यहाँ आपके बीच में किसी खास मकसद से खड़ा हुआ हूँ और आपने हमें बुलाया, हमें मौका दिया कि हम अपनी बात बेगूसराय में कहें। इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। कहा यह जा रहा है कि भारत को अंदरूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जिस मुल्क के बारे में आप लोगों के सामने हवा खड़ा किया गया है, जिस मुल्क के बारे में बार बार ये कहा गया है कि उसके पास न्यूक्लियर बम है, वो ऐसा है, वो वैसा है, मैंने जिंदगी के 12 सालों के बीच कहा, दुनिया की सबसे डरपोक कौम, क्योंकि डरपोक लोग दूसरे को डराते बहुत हैं और जो डरे हुए लोग होते हैं उनको डराने का हुनर आता है। और जो लोग इसका प्रतिकार नहीं करते, वो गलतफहमी में बहुत सारे लोग हैं कि ये लोग डर नहीं रहे हैं और इसलिए डर रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं। उनको पता नहीं है ये 5000 साल पुरानी सभ्यता के लोग हैं, इनके डीएनए में तर्क से किसी को हराने की बात है, हथियार से नहीं है। मैं बार बार उनसे भी कहता हूँ और इस देश के अंदर जो लाखों करोड़ों लोग जो इस देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, उनसे भी कहता हूँ मैं, 5000 साल पुरानी सभ्यता के लोगों को, जिनके डीएनए में, जिनका डीएनए जो है उसमें बड़ा पेशेंस है, उसमें बड़ा तर्क है, उनको बराबर धक्का मत दो। अगर 1% भी बहक गए तो आतंकवाद का नाम निशान नहीं। और जिनको शौक है आतंक से खेलने का, जो नई नई डिवाइस निकालते हैं आतंक से खेलने की, जो नए नए तरीके निकालते हैं, नए नए फैशन में करते हैं, बहुत गलतफहमी के शिकार है। जिस न्यूक्लियर बम की धमकी आपको दे रहे थे, हमारे पास बम है, हम भारत में बम फेंक देंगे, तो भी हमारे यहाँ के किसी किसान टाइप के आदमी ने कहा कि भाई अगर पाकिस्तान भारत में बम फेंक भी देगा तो भी 29 राज्यों में 130 करोड़ लोग हैं, तो 4 भी बच गए तो 70 साल में फिर 130 करोड़ हो जाएंगे। तुम्हारे मुल्क में 4 सूबे हैं, पता नहीं चलेगा कहां था पाकिस्तान। इसलिए गलतफहमी निकाल दो दिमाग से। लेकिन आपके कप्तान ने क्या किया? 2008 में जब मुंबई का हमला हुआ, याद कीजिए उस वक्त भी चुनाव आसपास थे, लेकिन उस वक्त की सरकारें लगातार जितने भी बम धमाके होते थे भारत में, जब भी कोई बम धमाका होता था, भारत की होम मिनिस्ट्री
कि बड़े सारे एक्सपर्ट बैठ जाते थे और बताते थे कि ये यहाँ से आए थे, यहाँ गए थे, इन्होंने ये किया, फिर ये किया, ये हथियार है, वो हथियार है। और मुझे तो ताज्जुब हुआ इस बात के लिए कि जब मैं पाकिस्तान में अपने दोस्तों से मिलता था तो वो कहते थे यार हमने ऐसी बेवकूफ़ हुकूमतें नहीं देखी और हमको मानना पड़ता। जिस मुल्क के फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा हो, जिस मुल्क की फॉरेन पॉलिसी ये कहती हो कि आतंकवाद हमारी फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है, और जो लोग आपके मुल्क में आके आतंकवाद करते थे, आपके लोगों को मारते थे, आप इतने महान और महामूर्ख थे कि आप उन्हीं का नक्शा बना करके उनके हुक्मरानों को देते थे कि देखिए ये कसाब यहाँ से चला था, यहाँ आया था, फिर यहाँ गया था। वो कहते थे अच्छा, फिर दूसरा बनाइए, ये अच्छा नहीं है, ये ठीक नहीं है, इसमें आपने कुछ गड़बड़ी कर दी है, फिर दोबारा से बनाइए। 15-15 डोजियर दिए जाते थे इस देश में, 15-15 डोजियर दिए जाते। उसी गलतफहमी के शिकार मुल्क ने पुलवामा में एक हमला करा। भारत की सशस्त्र सेनाओं के 44 जवान मारे गए, लेकिन सच्चाई इसमें यह है कि प्लानिंग जरूर वहां हुई थी, लेकिन उसका इंप्लीमेंटेशन भारत में बस रहे करता हुआ। और पुलवामा के अटैक के बाद उसको लगा कि अब डोजियर आने वाला है, अब डोजियर जाएगा उनके पास, फिर वो उसको देखेंगे, फिर वो बताएंगे दोबारा से बनाइए, नहीं साहब गलत है। जब तक वो ये सोचते कि साथी को आपने चुना उसने सीधी डोज दे दी। और संकट ये हुआ कि डोज मिलने के बाद ये भी कहा कि दोबारा भी दूंगा, चिंता मत। तो सही समय पे सही निर्णयों से एक देश की सोच कैसे बदल सकती है, ये इस बात का सबूत है कि हमारे यहाँ हमारे राष्ट्रपिता, जिनकी शान में मैं कभी कोई गुस्ताखी की बात नहीं करता हूँ, लेकिन जब इस देश में हर एक के बारे में बात की जा सकती है, अपनी राय बनाई जा सकती है, जब एक प्रधानमंत्री को कुछ भी कहा जा सकता है, तो राष्ट्रपिता ने क्या क्या किया आज वो मौजूद नहीं है, उस पर भी एनालिसिस होनी चाहिए, उस पर भी कुछ कहा जाना चाहिए। एक गाल पे चांटा मारो, दूसरा गाल आगे कर दो, ये सुनते सुनते मैं भी बड़ा। दूसरी भारत की पॉलिसी बनी कि पहले हम हमला नहीं करेंगे। तो लोगों ने पूछा भाई ये महानता जो आपके अंदर है कि हम हमला नहीं करेंगे पहले, तो वो पहले कर देगा तो क्या आप हमले के लायक बचेंगे? ये बात आपके कप्तान को समझ में आ गई। पहली बार उसने वो किया जो भारत की 70 साल से पॉलिसी नहीं, इस देश की साइकोलॉजी बन चुकी थी कि आपके पड़ोस में दंगाई आपको मारे, जब तक दंगा ना शुरू करे तब तक आप चुप बैठते थे। आज हो ये गया है कि आपने बालाकोट, जो पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के अंदर है, इस्लामाबाद से 90 किलोमीटर दूर है, आपने उसके बावर्ची खाने में जाके बम गिरा दिया। और बम गिराने का मतलब ये नहीं था कि उसमें 500 लोग मारे गए, 600 लोग मारे गए। मैं लगातार इस देश में कह रहा हूं कि आप तमाम लोग एक गलत किस्म के आंकड़ों में फंस गए हैं कि कितने लोग मारे गए। जैसे मैं कहता हूं उस बम धमाके का असर ये हुआ कि भारत की पूरी सोच बदली। पाकिस्तान की सोच ये हो गई है कि अगर उसके लोग मर भी गए हैं तो वो बता नहीं सकता। उसकी मजबूरी को समझिए, इमरान खान की मजबूरी को समझिए, बाजवा साहब की मजबूरी को समझिए। सच बोलने में घर वाले मारेंगे, झूठ बोलने में ये मारेगा। समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है। इसलिए मैंने कहा कि बालाकोट में 200 मरे, 400 मरे, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि उसने बगैर कुछ कहे प्रीएम्प्टिव पे कर दिया और भारत की 70 साल पुरानी उस सोच को तोड़ दिया कि हमारे ऊपर हमला होगा तब हम रिएक्शन देंगे। उसने कहा हम पहले ही होने से पहले तुम्हें मार देंगे। ये बदला हुआ है। इसलिए हो सकता है कि आपने तालीम और तरबियत अच्छी दी थी प्राइमरी स्कूल तक, 12 तक आपने जिस शख्स को अच्छी तालीम दी उसको वहां लगा कि ये तो बहुत बढ़िया जगह है, भारत सरकार के पैसे से 50-60 रुपए का किराया दो, 100-200 रुपए दो या मत दो,
दुनिया के बेहतरीन ऐशो आराम के साथ पढ़ो, तो 42 साल तक अभी तक उनकी ना तो पीएचडी पूरी हुई है, ना एमए पूरा हुआ है, ना एमएससी पूरी हुई है। तो उनको लगने लगा अब क्या काम करें कि 42 साल में सरकारी नौकरी मिलनी नहीं है, तो उन्होंने कहा भारत को ही तोड़ते हैं, क्योंकि भारत को तोड़ने की ख्वाहिश इस देश में कई करोड़ लोगों के मन में पल रही है, बहुत समय से पल रही है। और तोड़ने का मतलब ये नहीं होता है कि आप कुदाल लेके चले जाएं। भारत को तोड़ा तो आपने 1947 में भी था, तब भी 30 लाख लोग मारे गए थे, लेकिन क्या वजह है? एक मात्र 70 साल के अंदर ये सुई दोबारा से फिर वहीं आ गई है और लोग टेलीविजन पे खड़े होकर के भारत के टुकड़े करने की बात करते हैं। भारत को कैसे अलग किया जाए, भारत के राज्यों को कैसे अलग किया जाए, इसको बात करने की उनमें डर नहीं पैदा होता, क्योंकि आपकी खामोशी ने उनको ये बता दिया कि जम्मू कश्मीर में 5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडितों का रेप होगा, मर्डर होगा, बलात्कार होगा, लेकिन बेगूसराय में कोई धरना प्रदर्शन नहीं होगा, रामपुर में नहीं होगा, अलीगढ़ में नहीं होगा, कायमगंज में नहीं होगा, जयगंज में नहीं होगा। ये उस वजह से आपकी खामोशी ने इस देश में गद्दारों को, देशद्रोहियों को उनके हौसले मजबूत होने दिए। और ये ध्यान रखिएगा, ये आग जम्मू कश्मीर में है तो जम्मू कश्मीर जाने, ये आग केरल में भी है, ये काम आसाम में भी है, ये यूपी के वेस्टर्न यूपी में भी है, पूरे हिंदुस्तान में। हमारी पूरी टीम की जो रिसर्च है, जिसका डॉक्यूमेंट हम चुनाव के बाद कभी जारी करेंगे, और क्योंकि उसमें बहुत सारा वक्त लग रहा है, क्योंकि हम किसी फंडेड एनजीओ से काम नहीं करते, कभी कोई हमारी टिकट करा देता है, कोई हमको खाना खिला देता है, इतना ही बल है हमारे पास और कुछ भी नहीं है। 500 जगह इस हिंदुस्तान में कश्मीर हो चुकी है जहां भारत सरकार का और राज्य सरकार का रिट नहीं चलता है, जो कभी भी फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड के अंदर देश में आग लगा सकते। उनके पास सब कुछ है, लेकिन हम इंतजार कर रहे हैं कि कश्मीर बेगूसराय, और बेगूसराय कहीं कश्मीर होगा तब हम चेतेंगे, तब हम लेके चलेंगे। तो आपकी स्थिति कहीं वो ना हो कि जब आप चाहेंगे करना तो आपके अंदर क्षमता न लग जाए। लिहाजा बालाकोट से कुछ सीखिए, नए कप्तान से कुछ सीखिए। इससे पहले कोई आपके ऊपर हमला करे, आपकी संस्कृति पे हमला करे, आपके देश पे हमला करे, ऐसी ताकतों को इंगित करिए और चौराहे चौराहों पे घेरिए। ये वक्त अपने आप को महान बनाए रखने का नहीं है, पॉलिटिकली करेक्ट होने का समय नहीं है, समय इस बात का नहीं है कि आपकी बात का बुरा कौन मानेगा और लोग क्या कहेंगे। ये भारत में एक बीमारी है, लोग क्या कहेंगे, लोग वही कहेंगे जो आप चाहेंगे। हिम्मत करिए। हमको भी लोग बहुत सारी बातें कह रहे हैं, हम भी सुनते हैं, लेकिन किसी के कहने से हमारे मुहिम पे कोई असर नहीं पड़ा। हम 50 लोग हो, 500 लोग हो, 5000 लोग हो, हिंदुस्तान के किसी कोने में भी हम जाते हैं। हमने नौकरी इसीलिए छोड़ी है और सिंह साहब ने परिवार को भी कुछ हद तक साइड में रखा हुआ है, इसीलिए कि ये वो वक्त है कि जब सच्चाई बतानी चाहिए। हो सकता है कि हम सच्चाई तब बताएं जब इसकी जरूरत ही खत्म हो जाए, इसलिए हम आपके बीच में आए। क्योंकि जब देश के अंदर स्वच्छ अभियान चल रहा है, ईमानदारी की बात हो रही है, भ्रष्टाचार की बात हो रही है, इनको खत्म करना है, तो भाई इंटेलेक्चुअल जो टेररिज्म है, इंटेलेक्चुअल जो भ्रष्टाचार है, इंटेलेक्चुअल जो झूठ और मक्कारी है, उसको भी खत्म करना है। हम मुद्दे कुछ हैं, बताते कुछ हैं और सोचते कुछ हैं। बीमारी कुछ है, बताई कुछ जा रही है, दवा कुछ और दी जा रही है। और इसका जीता जागता प्रमाण है भारत का एक राज्य जो सुप्रीम कोर्ट में हमारी पिटीशन पे, हम 3 साथियों की पिटीशन पे अपना एफिडेविट देके कहता है कि जम्मू कश्मीर राज्य में 70% मुसलमान हैं, लिहाजा यहां माइनॉरिटी का कोई राइट नहीं होता। आप उन लोगों से उम्मीद करते हैं आपके नेता अपने सियासी थोड़ी देर के लिए, नफे नुकसान के लिए ऐसे ऐसे नैरेटिव पैदा करके आते हैं कि वो खुद भी भ्रमित होते हैं और समाज को भी भ्रमित कर देते हैं। इसीलिए हमारा कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं है। एक जुमला इस देश में पिछले कई सालों से सुन रहा हूं,
कश्मीरियत, जमहूरियत, इंसानियत, ऐसा लगता है कि इस पूरे देश के 29 सूबों में सिर्फ जमहूरियत और इंसानियत इन्हीं को चाहिए, बिहारियों को नहीं चाहिए, यूपी वालों को नहीं चाहिए, क्योंकि वहां तो सब कुछ है। लेकिन उसी राज्य की मैं स्थिति आपको संवैधानिक तौर पर बताना चाहता हूं कि जो देश से छुपाई गई है। आपके देश में संवैधानिक तौर पर इतने फ्रॉड किए गए हैं संविधान में कि उनकी लड़ाई सिर्फ शुरुआत हमने की है 19 अगस्त 2014 से, और पूरी सुप्रीम कोर्ट के लिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज की लड़ाई आपकी एक तरफा नहीं है। जम्मू कश्मीर में 10 टेररिस्ट मार दीजिए, इशरत जहां को मार दीजिए, सौरत हक को मार दीजिए, ये मुमकिन नहीं है कि आप सबको मार पाए। सवाल ये है कि जो विचारधारा, जो जगह जहां से ये पैदा हो रही है, हम उसको क्यों नहीं मारना चाहते, हम जड़ में क्यों नहीं मटका डालना चाहते, इससे लोग क्यों बचते हैं। इससे समाज को मैं कहता हूं कि सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, सरकारों के अपने एजेंडे होते हैं, सरकारों के अपने कंपल्सन्स होते हैं। मैं ये भी नहीं कहता कि सरकार में जब जो चला जाता है उसके हाथ में सब कुछ होता है। जितना चुनाव जीतना आप समझते हैं मुश्किल, उससे 1000 गुना सरकार चलाना मुश्किल। आपके संविधान में 14 मई 1954 को एक शख्स की जाति संबंध, एक शख्स की अपनी एरोगेंस के चलते एक नाजायज काम आपके राज्य के उस वक्त के सदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से करवाया गया। वो हो गया, लोग भूल गए। लेकिन मुझे अफसोस दूसरा था, क्योंकि मैं तो लीगल बैकग्राउंड का नहीं हूं, मैं लॉ का स्टूडेंट भी नहीं हूं, पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट। जो काम 14 मई 1954 को किया गया, उसको छुपाने के कैसे कैसे आइडियाज थे, ये देखने की बात है। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आज की समस्या जो आपको समझ में आ रही है उसकी जड़ तक नहीं जाएंगे तो समस्या सॉल्व नहीं होने वाली। हो सकता है कुछ दिनों के लिए आपको लगे कि सॉल्व हो गई है, फिर 15 दिन के बाद खड़ी हो जाएगी। हमको लगा कि जड़ पे हमला करना चाहिए, पत्तों पे पानी डालने से कोई फर्क नहीं पड़ता। 14 मई 1954 को भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने आपके प्रदेश के एक राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के ऊपर दबाव डाला कि वो एक आदेश जारी करें। उन्होंने कहा ये आदेश संवैधानिक तौर पे गलत है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। उनके ऊपर दबाव बनवाने के लिए सबको इकट्ठा किया गया और ये झूठ बोला गया, क्योंकि अब वो नहीं है। लेकिन उनकी किसी किताब में ये नहीं मिलता कि ये झूठ को क्या, किस वजह से उन्होंने कहा। ये वो नहीं बताते गए कि जो बात मैंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कान में कही थी वो बात क्या थी, वो आज तक नहीं पता चली। इसलिए मैं कहता हूं राजेंद्र प्रसाद के साथ झूठ बोला गया। उनसे कहा गया कि आप एक आदेश जारी करें, ये आदेश बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें कुछ विदेशी मामला हैं। जब भी मैं कभी समय होगा तो मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। वो प्रधानमंत्री होके भी चले गए, 16 साल भी रहे, डॉक्टर प्रसाद की भी मृत्यु हो गई, लेकिन वो बात आज तक मंजर आम नहीं हुई। इसलिए क्या किया गया 1954 में, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को आपका संविधान लागू हो गया था और 14 मई 1954 के अंदर एक आदेश दिलवाया। उस आदेश को आप संविधान के अंदर जानते हैं आर्टिकल 35A के नाम से। यह आर्टिकल 35A है क्या, कहां से आया, कैसे आया और किस लिए आया? इसको छुपाने के लिए वो महान नेता जिनको हम भारत रत्न से नवाज देते हैं, लेकिन जो देश के साथ जो करके रहे हैं उसकी बात हम कभी करते नहीं हैं। क्योंकि हम ये मानते हैं कि जो नेताजी हैं, जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने जो कहा होगा ठीक किया होगा। ना हम पढ़ते हैं, न चर्चा करते हैं, क्योंकि हमारे पास चर्चा करने के लिए बहुत ऐसे टॉपिक होते हैं जिसमें हमारा टाइम तो पास बहुत होता है, लेकिन काम की चीज कोई नहीं। मात्र 3 लोग, जिसमें हमारा एक साथी नहीं है, हमारा कोई लीगल बैकग्राउंड नहीं था। हम कोई जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ने नहीं जा रहे, हमारे बाप दादा जम्मू कश्मीर के नहीं है, कोई दूर दूर तक जम्मू कश्मीर में नहीं गया। लेकिन सवाल यह है कि आर्टिकल 35A 1954 में आपने जोड़ा और फिर क्या ये मक्कारी और क्या ये शरारत रही कि आपने उसके बाद के 5 एडिशन से गायब कर दिया, फिर 10वें एडिशन में रखा, फिर किसी एक एडिशन में रखा, इसलिए कि लोगों को आर्टिकल 35A का पता न चले। ये आर्टिकल 35A
जम्मू कश्मीर राज्य सरकार को इस बात की ताकत देती है कि भारत का कोई भी नागरिक, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, पारसी हो, कोई भी हो, भारत के किसी भी नागरिक को जम्मू कश्मीर में नागरिकता देने का अधिकार वहां की राज्य सरकार है। ये देश का एकमात्र राज्य है जहां की नागरिकता जब तक आप नहीं लेंगे तो वहां आप मूंगफली भी नहीं बेच सकते, वहां जमीन नहीं खरीद सकते, आप राज्य सरकार की किसी स्कीम का आपको फायदा नहीं होगा, वहां पे आप नौकरी नहीं कर सकते। ये 35 पे ये ताकत दे रही है जम्मू कश्मीर सरकार। लेकिन सवाल यह है कि इसको 1954 में मांगा क्यों गया और दिया क्यों गया और छुपाया क्यों गया? तो हम लोगों ने इसकी स्टडी की और 19 अगस्त 2014 में सुप्रीम कोर्ट में जब हमने चैलेंज किया तो मात्र 30 सेकंड के अंदर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने हमारी पिटीशन एक्सेप्ट कर ली और उनको भी नोटिस किया और केंद्र सरकार को भी नोटिस किया। तब देश को पता चला ये आर्टिकल 35 पे है क्या। लेकिन हमारा संकट दूसरा, हमारा संकट ये था कि हम आर्टिकल 35 के बारे में सुप्रीम कोर्ट में हम चाहते थे कि इसकी सुनवाई चले, जो चल रही है, लेकिन उससे ज्यादा हमारा मानना यह था कि इस देश को पता तो चले भाई कि जो विजनरी थे इस देश में, बड़े बड़े विजन के काम किए, बड़ी किताबें लिखी, उन लोगों ने आखिर ये शरारत और षड्यंत्र क्यों किया? ये आर्टिकल 35 के जम्मू कश्मीर के संविधान में लागू है और जम्मू कश्मीर संविधान में जब ये लागू हुआ तो उस वक्त के बड़े बड़े दानिश्वर, बड़े महान सेकुलर लीडर, उन्होंने क्या किया? ये कहा कि पंडित जी आपने हमको दे तो दिया है 1954 से, लेकिन इसके लागू करने की डेट हम तय करेंगे। तो उन्होंने क्या किया? जब भारत गुलाम था उन्होंने कहा कि हम 54 का ये आदेश 1944 से संविधान में लागू करें। तो जम्मू कश्मीर के संविधान में ये धारा 1944 से लागू है, तब भी किसी ने इसके ध्यान नहीं दिया। इतनी डिबेटें हुई हमारे पार्लियामेंट के अंदर, है जरूरी इश्यूज के ऊपर पूरा की पूरी संसद में चेतना फैल जाती है, कोई कहीं झगड़ा हो जाता है तो संसद में हंगामा हो जाता है, कुछ लोग किसी को मार देते हैं गलतफहमी में तो पूरी संसद हिल जाती है, लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा एक दिन भी। बड़े बड़े स्कॉलर, बड़े बड़े कानून के जानकार, एक पूरा सदन तो आपका इसी के लिए बनाया गया है तो उसमें बड़े बड़े लोग बैठेंगे, बड़े बड़े साहित्यकार बैठेंगे, बड़े बड़े कानून के लोग बैठेंगे, उसमें से भी कोई नहीं बोला और किसी पार्टी का नहीं बोला। मुझे दुख तो इस बात, ये 1944 में इसलिए लागू किया गया कि 23 मार्च 1940 को पाकिस्तान के शहर लाहौर में, उस वक्त पाकिस्तान नहीं बना था लेकिन लाहौर था, लाहौर में पाकिस्तान बनने का रेजोल्यूशन पास हो गया था जिसे उर्दू में करारदाद पाकिस्तान कहते हैं, क्योंकि ये 40 में तय हो गया था कि पाकिस्तान बनना है। तो जिन लोगों को हिंदुस्तान आना था, जिनको माइग्रेट करना था, सबको मालूम था कि सियालकोट से एक ही ट्रेन चलती है जम्मू के लिए, वो लोग 1944 से पहले आ गए। लेकिन जो लोग आज जो गलती आपसे हो रही है, जो 70 साल से आपने गलती की है, ऐसे ही कुछ भोले लोगों ने पाकिस्तान में जो थे उन्होंने भी गलती की। उनको लगा हम तो सदियों से रह रहे हैं, ऐसे कैसे हो जाएगा कि हमारे बीच में मारपीट हो जाएगी और तुम्हें ये छोड़ना भी पड़ सकता है। इस गलत फहमी की वजह से 44 के बाद जब मार पिटाई शुरू हुई तो 5500 परिवार जम्मू में आ गए 44 के बाद। आज उनकी गिनती 7.5 लाख है और वो 7.5 लाख लोग 200% हिंदू परिवार, तो जिनको आप बड़ा महान मान रहे हैं, जिनको कह रहे हैं साहब ये ऐसे ऐसे लोग थे, उनके कौने और छोटेपन की बात देखिए कि 1944 के बाद वो लोग भी कश्मीर में आ गए थे, लेकिन ये 1954 का जो आदेश था वो सिर्फ इसी नियत से था कि 1944 से हम इसको लागू करेंगे, लिहाजा हम जो उस वक्त 5,500 हिंदू परिवार आए थे हम उनको नागरिकता से वंचित कर दें। आपने इसके माध्यम से उन लोगों को नागरिकता से वंचित किया। वो जम्मू कश्मीर में 70 साल से रह रहे हैं, 7.5 लाख उनकी गिनती हो गई है,
लेकिन वो जम्मू कश्मीर राज्य के अंदर नागरिक नहीं है, और नागरिक नहीं है तो सड़कों पर रह रहे हैं, साल दर साल रह रहे हैं। जम्मू कश्मीर जैसे राज्य में रह रहे हैं जहां ठंड बहुत पड़ती है, उसके बावजूद भी इस देश में कहीं कोई धरना प्रदर्शन नहीं हुआ कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के अंदर 7.5 लाख लोगों को आपने उनके मताधिकार से वंचित कर दिया। हमने इसमें कोई चिंता नहीं देखी, हमने संसद में कोई चिंता नहीं देखी, हमने समाज में कोई चिंता नहीं देखी। लिहाजा न तो राज्य में जमीन खरीद सकते हैं, न मकान है, न राज्य सरकार की उनको किसी सुविधा मिल सकती है, न राज्य सरकार की नौकरी कर सकते हैं। तो आप सोचिए कि आजाद भारत में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के अंदर 7.5 लाख लोग बगैर नागरिकता के रह रहे हैं। वो जम्मू कश्मीर विधानसभा में वोट नहीं डाल सकते, पंचायत में वोट नहीं डाल सकते, वहां से चुनाव नहीं लड़ सकते, लेकिन मजाक देखिए उनके साथ क्या है कि वो लोकसभा में वोट डाल सकते। इससे आगे की कहानी क्या है? इससे आगे की कहानी ये है कि ये इसलिए दिलाया गया, उसमें एक और फीचर है। ये कहा गया कि जम्मू कश्मीर राज्य की लड़की यानी कश्मीरी लड़की अगर भारत के किसी लड़के से, किसी दूसरे राज्य के लड़के से वो शादी अगर करती है तो उसके प्रॉपर्टी राइट खत्म हो जाएगा। कोई वुमेन लिप में हमें नजर नहीं आया। जिस जेएनयू में सुबह से शाम तक लोग कपड़े उतार के वुमेन लिप की बातें करते हैं, एक बार भी किसी ने सवाल नहीं उठाया भाई कि ये लड़की अपनी पसंद से हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया में किसी से भी शादी करे। और आपका तो अजीब और गरीब मुल्क है भाई। आप रोम से चलकर एक आने वाली महिला को जिसने 10 साल नागरिकता नहीं ली, वो इस देश में एक सुपर कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी पे बैठ करके 10 साल उसने देश चलाया। आपने उसको नागरिकता दे दी, लेकिन उन्होंने अपने भाइयों को नागरिकता नहीं दी जम्मू कश्मीर में। ये फर्क है हिंदुस्तान में, क्योंकि आप वहां 70% है, इसलिए वहां आपकी ख्वाहिश के निजाम मुस्तफा बसाया जाता है। इसी से जुड़ी एक घटना है, तब अपने मेन टॉपिक पे 1957 में जम्मू कश्मीर के अंदर स्वीपर्स की हड़ताल हो गई। अब आप सोचेंगे कि स्वीपर की हड़ताल क्या ये मुद्दा हो सकता है? ये मेरे लिए दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। और अगर किसी हिंदुस्तानी को लगता है कि इस स्ट्राइक के पीछे ऐसा हो सकता है और उसे वो मुद्दा ना माने, तो मुझे लगता है कि अभी भी हम 700 साल पुरानी मानसिकता में हैं। पूरे राज्य के अंदर हड़ताल हो गई, महामारी फैल गई, लोगों में बीमारियां फैल गई, तो पता ये चला कि सफाई कैसे होगी। तो उस वक्त के बख्शी गुलाम मोहम्मद साहब जो उस समय के वजीर आला थे, उन्होंने अपनी कैबिनेट के 2 लोगों को अमृतसर भेजा, पठानकोट भेजा और कहा कि भाई किसी तरीके से इस राज्य की सफाई हो, और सफाई करने वाले कौन लोग होते हैं उनको ढूंढ के लाया जाए। तो 200 वाल्मीकियों को वो लेके आए, उनसे वादा किया गया कि हम आपको यहाँ की नागरिकता भी देंगे और नौकरी भी देंगे। वो गरीब लोग 1957 उन्होंने कुछ ज्यादा पूछा नहीं, बातचीत खत्म हो गई, आगे बात बढ़ गई, लोग चलते रहे, आगे गए चले गए। लेकिन जिस वक्त हम आर्टिकल 35 के सिलसिले में जम्मू में गली गली घूम रहे थे, उसी तरह 1957 में जो 200 परिवार गए थे, जब हम लोगों ने उसकी इंक्वायरी की, कुछ बच्चे हमें उस परिवार के मिले, तो उसमें से बहुत सारे लोगों को अभी भी नहीं पता था कि उनके साथ क्या कर दिया गया। ये कहा गया, मीर साहब तो जा चुके थे, उनसे कहा गया कि आपको नागरिकता देंगे, लेकिन लिखा कहीं कुछ नहीं है, कुछ भी कोई मुआहदा नहीं किया। और कहा गया कि साहब क्योंकि 1954 के अंदर आर्टिकल बन चुका था, लिहाजा नागरिकता तो हम नहीं दे सकते आपको। लेकिन उनके साथ जो असल, जिसको मैं कह सकता हूं हमारे जैसे समाज में, इस समाज में जो लोग चींटी के मरने से चिंतित हो जाते हैं भाई, इस देश में जहां भारत की दुनिया की सबसे सुपीरियर आर्मी के ऊपर कुछ लोग पत्थर मार देते हैं, तो उनके भी मानवाधिकार की बात होने लगती है। उन्होंने क्या किया? आपने 1957 में जो घटना घटी, आपने क्या कहा कि ये जो लोग यहां आए हैं ये राज्य में रहे, नागरिकता तो मिल नहीं सकती इनको। लेकिन आपने अपने जम्मू कश्मीर के संविधान में एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया 6, 7, 8, 9, 10, और उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के माध्यम से आपने क्या किया? आपकी नफरत भारत के साथ हो सकती है, आपकी नफरत हिंदुओं के खिलाफ थी, हिंदुओं से जुड़ी हर उस चीज के खिलाफ थी। ये 1954 की बात बता रहा हूं, ये 1957 की बात बता रहा हूं।
इसलिए आज कश्मीर का जो रूप देख रहे हैं कि कश्मीर के अंदर सिवाय इसके कि कोई भी नेता ये कहता हो कि नहीं साहब जमहूरियत, पूरा जम्मू कश्मीर में जो वहां की मुसलमान ताकतें हैं, जो व्यवस्था में है, जो सरकार में है, वो हिंदुओं के साथ किसी कीमत में नहीं शेयर करना चाहती, कुछ भी शेयर नहीं करना चाहती। हम झूठ बोलते हैं, नहीं 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 देखिए वो ऐसा है, कश्मीरियत है, पंडित हमारे भाई थे। भाई तो कई हजार साल से थे भाई। आपने उन 200 हिंदुओं के साथ क्या किया जो दलित थे, जो वाल्मीकि थे? एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया और आपने कहा कि ये राज्य में रहेंगे, यहाँ पढ़ाई करें, एमबीबीएस की डिग्री लें, इंजीनियर की डिग्री लें, एमबीए की डिग्री लें, वक्त यह है कि सारे कोर्स करें, लेकिन जम्मू कश्मीर राज्य इनको सिर्फ भंगी की नौकरी देगा। ये अपने संविधान में आपने प्रोविजन, उनकी नस्ल दर नस्ल 5 पीढ़ी हो गई है, 2.5 लाख के आसपास हैं। वो आज भी जम्मू कश्मीर के अंदर अगर नौकरी करना चाहें, एमबीए की डिग्री लेके, इंजीनियर की डिग्री लेके, तो उनको राज्य सरकार के संविधान में लिखा हुआ है कि उनको सिर्फ भंगी की नौकरी मिलेगी। ये जघन्य अपराध भारत के किसी हिस्से में हो जाता तो आग लग जाती। हिंदू अपर कास्ट दलितों के खिलाफ है, इनकी तो मानसिकता इनके खिलाफ है, कैसे कैसे नारे लगते, लेकिन जो सुबह से लेकर शाम तक कश्मीरियत की बात कर रहे हैं, जय भीम के नारे लगा रहे हैं, उनकी मक्कारी को मैं एक्सपोज करना चाहता हूं दुनिया के सामने। हमसे हमारे पूर्वजों से कोई गलती हुई होगी, हमने उसके सुधार के लिए हजारों कार्यक्रम करे, हमने कभी इस बात को नहीं माना कि हुई होगी गलती, भाई है, हमने सुधारा, हमने गले लगाया, हम अभी भी लगा रहे हैं, लेकिन आज वो हमारे नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि जो जय भीम और जय भीम वाले लोग हैं वो उनको सच बात नहीं बता रहे हैं। तो ना तो प्रकाश अम्बेडकर बोल पा रहे हैं, न मायावती बोल पा रही हैं, न यहाँ के दलित लीडर बोल पा रहे हैं कि भाई मुसलमानों ये कैसा संविधान है कि भारत के संविधान में तुमको सब कुछ मिला हुआ है, कश्मीर का लड़का लड़की पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी लाखों की करोड़ों की नौकरी कर सकता है, लेकिन तुमने अपने राज्य में एक ऐसी छोटी सी कम्युनिटी जो वाल्मीकि थी, तुमने संविधान के अंदर प्रोविजन करके उनको कहा कि इसके बच्चे इसके बच्चे इसके बच्चे जितने भी होंगे सब जम्मू कश्मीर में भंगी की नौकरी करेंगे। क्या ये शर्म की बात नहीं? क्या इस पे सवाल नहीं उठना चाहिए? दुनिया में किसी संविधान में मैंने ऐसा प्रोविजन नहीं देखा, लेकिन भारत के एक राज्य में प्रोविजन है, क्योंकि वो राज्य कहता है कि हम मुसलमान हैं, 70% है, लिहाजा देश राज्य कैसे चलेगा हम तय करेंगे। इसलिए आपकी जड़ों के अंदर जो चीजें हैं आप उसको नहीं समझेंगे तो पता नहीं चलेगा कि वो क्या रखा है। आखिर ये आतंकवाद क्यों पल रहा है, आतंकवाद इंडस्ट्री क्यों बनी हुई है, क्यों 1990 के अंदर ये घटना घटती है। हमारे देश में उत्तर प्रदेश के एक शहर, छोटा सा शहर है दिल्ली से पास में, वहां कुछ लोगों ने किसी को इस बात पे मार दिया या उससे मर गया, वो जस्टिफाई नहीं करना चाहता, ये मैं रिपीट कर रहा हूं बार बार, कि उसके पास गाय का गोश्त था या कुछ ऐसा था और वो आदमी मर गया। इतनी ही घटना थी, पूरे देश के अंदर हंगामा हो गया, यूएनओ तक लोग बात चले गए लेकर के, और ये कहा ये जो मॉब लिंचिंग है इस देश में खत्म होनी चाहिए। और मॉब लिंचिंग के नाम पे क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान ले लिया, मीडिया ने भी संज्ञान ले लिया, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट से और इस संसद में बैठे हुए लोगों से, भाई दिल्ली के अंदर 4,500 सिखों का कत्लेआम किया गया और जिस पार्टी के प्राइम मिनिस्टर ने जनेऊ पहन करके दूरदर्शन के ऊपर खड़े होकर के ये कहा कि जब कोई बहुत बड़ा पेड़ गिरता है तो थोड़ी बहुत धरती हिल जाती है, कोई यूएनओ नहीं गया, इस देश में कोई हंगामा नहीं हुआ, लेकिन 2002 के लिए बहुत सारे लोग अमेरिका गए थे। इसको मत बुलाइए, ये ह्यूमन राइट वायलेटर है, इसी देश की सारी कोर्ट ने, उनकी सरकार केंद्र में भी नहीं थी, तब भी दुनिया की तमाम सारी कोर्ट से वो बरी हो गया, लेकिन आज भी लोग सरेआम उसको गाली देते हैं और 2002 की बात करते हैं। कोई 2002 के बारे में जितनी बातें कही गई, कोई 1984 के दंगों के लिए नहीं गया, कोई इस देश के अंदर कश्मीर से 5.5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडितों को धर्म के नाम पे मारा गया, मजहब के नाम पे मारा गया। इस देश में ना तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये मॉब लिंचिंग हुई है, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, इस देश के अखबारों ने नहीं लिखा कि देश में मॉब लिंचिंग नहीं मानी जाएगी। मैं इसलिए कह रहा हूं इस देश के अंदर 2 सरकारें चल रही हैं, 2 सत्ताएं चल रही हैं, और वो सत्ताएं 70 साल के अंदर इतनी मजबूत हो गई हैं कि वो हर इंस्टीट्यूशन के अंदर बैठी हुई हैं। इसलिए लड़ाई छोटी मोटी नहीं है, छोटा मोटा मामला नहीं है, किसी के जीत और हार का मामला नहीं है, किसकी सरकार बनेगी नहीं बनेगी ये महत्वपूर्ण नहीं है। ये चुनाव भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण चुनाव, इस चुनाव से किसकी सरकार बनेगी या नहीं बनेगी, लेकिन इस चुनाव के बाद भारत इस हालत में रहेगा या नहीं रहेगा इसलिए महत्वपूर्ण है।
जो लोग 1947 के चुनाव के बाद, जो लोग 1947 की आजादी के बाद जिस भारत को उन्होंने एक्सेप्ट किया, क्योंकि पहले भारत 2 टुकड़ों में बटा, उसके बाद भारत आजाद हुआ। क्योंकि कुछ लोगों को सत्ता पर बैठने की जल्दी थी, लिहाजा उन्होंने कंप्रोमाइज कर लिया कि हम भारत को बांटेंगे। बांटा उन्होंने। 21 लाख लोगों की शहादत देने के बाद ये तथाकथित आजादी मिली है, क्योंकि भारत के किसी डॉक्यूमेंट में नहीं लिखा हुआ। भारत के बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, आप ढूंढिएगा कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट है जिस पे लिखा है 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। कोई डॉक्यूमेंट मुझे नहीं मिला। 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों ने पावर ट्रांसफर की थी, आजादी नहीं थी। लेकिन हम सुबह लेके शाम झंडा फहराते हैं और आजादी के गुणगान करते हैं। ये फ्रॉड इस देश के साथ हुआ। इसलिए मैं कह रहा हूं कि उस समय के लीडर, उस समय के तमाम पौने लीडरों ने क्या किया? उन पौने लीडरों ने महान लोगों को कैसे कैसे जाल में फंसाया, किस तरीके से उनको समाप्त किया। हम तो आज भी वही सिलसिला देख रहे हैं कि 2 लोगों को, क्योंकि इस देश में इस्लामिक आतंकवाद जो पूरे चरम पर है, जिसे सियासी लोग कहने से डरते हैं, लेकिन हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये राष्ट्र रहेगा, पुष्पेंद्र भी होंगे और आप भी होंगे और RS भी होंगे, लिहाजा किसी को बुरा लगता हो सकते। अगर हमारी बात से कोई नाराज है तो नाराज हो जाए। हम पॉलिटिकल करेक्ट होना नहीं चाहते। इस देश में इस्लामिक आतंकवाद को हर तरीके से फरोख्त किया जा रहा है, मजबूत किया जा रहा है और उसको इग्नोर करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए सिखों का धर्म पता चल जाता है, सिख आतंकवाद का धर्म पता चल जाता है। आपने क्या किया कि उस पूरे 75,000 जो आपने हमले किए इस देश के अंदर अलग अलग नगरों में, कोयम्बटूर से लेकर अजमेर और अजमेर से लेकर के रामपुर और अयोध्या में हुए, इसके हमला करने वाले लोग कौन थे? उनका धर्म नहीं पता चल पाया। तो जब लोगों में सुखबुगाहट होने लगी और लोगों को पता चला कहीं ऐसा ना हो कि इनका धर्म पता चल जाए, और इनका धर्म पता चल जाएगा तो हमारा वोट बैंक खिसक जाएगा, लिहाजा आपने क्या किया? 26/11 का हमला, जिसकी तरफ RS सिंह साहब इशारा कर रहे हैं। जिस आदमी को जो पाकिस्तान से आया था, उसको आपके देश के लीडर्स ने सब कुछ प्रोवाइड किया। ये थ्योरी गढ़ी गई थी कि इस देश में कसाब जिसको जिंदा पकड़ा, भारत के लोगों को शुक्रगुजार होना चाहिए उस अदले से पुलिस वाले का जिसने उसको जिंदा पकड़ा। उसके हाथ में कलावा क्यों बंधा हुआ था भाई? इसलिए कि भारत में इस्लामिक आतंकवाद, मुसलमानों के आतंकवाद को किसी तरीके से जस्टिफाई करने के लिए एक हिंदू आतंकवाद को खड़ा किया, और कसाब पकड़ गया तो मुश्किल हो गई। तो फिर क्या किया? फिर आपके 2 सिंबल, इस देश की संस्कृति के 2 सिंबल है, इस राष्ट्र की सिंबल है 2। एक भगवा रंग, वो तो स्वामी विवेकानंद भी पहनते थे, तो कोई साधवी भी पहनती है, कोई साधु भी पहनता है, जिसपे मेजॉरिटी का उसकी आस्था होती है कि जो भगवा रंग पहने होता है हम ये मानते हैं अच्छा पुरुष होगा, अच्छी बातें बताता होगा। ये आस्था का मामला है, उस पर खराब हो सकते हैं, गलत बात। आपने क्या किया? दूसरा एक इंस्टीट्यूशन है इस भारत के अंदर, जिस इंस्टीट्यूशन के ऊपर अक्रॉस द बोर्ड ऊंची जाति, नीची जाति, छोटा बड़ा जो सम्मान उसके प्रति है, उस इंस्टीट्यूशन का नाम है भारतीय सेना। बड़ी सोच समझ के आपने 2008 में जब आपका हिंदू आतंकवाद का एजेंडा विफल हो गया और कसाब पकड़ा गया और तमाम पोल खुल गई, तो आपने क्या किया? एक साध्वी को और एक आर्मी के अफसर को झूठे आरोपों में फंसाकर आपने हिंदू आतंकवाद का पॉइंट खेला और इस देश के मेजॉरिटी को कॉर्नर करने की कोशिश की गई कि हिंदू आतंकवादी हो सकता है। साथ साथ ये कहा गया कि ये जो भगवा वस्त्र में है, जिसे 90% नहीं 110% हिंदू एक आस्था की दृष्टि से देखते हैं, उसके ऊपर शक पैदा होता है। आर्मी जिसके ऊपर सब भरोसा करते हैं कि आर्मी आएगी तो किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगी और अपना काम ठीक से करेगी, देश की डिफेंडर है, उसके आदमी को पकड़ के आपने आर्मी को मलाइन करने की कोशिश की, आर्मी की कद छोटा करने की कोशिश की, इस देश के लोगों में आर्मी के प्रति भरोसा कम हो जाए, ये आपकी शरारत थी उसके। इसलिए महज इत्तेफाक नहीं है हिंदू आतंकवाद की थ्योरी वाले लोग चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि इस सरकार ने, इस पार्टी ने, हर पार्टी को अच्छा लगता है सबका साथ सबका विकास,
कोई आदमी नहीं कहना चाहता कि कहीं हमारे दामन पे कोई सवाल उठे, लेकिन मैं सिंबॉलिक बात कर रहा हूं। मैं लगातार आपसे मैंने कहा कि ताजमहल से लेकर के बालाकोट ये सिंबल है। उसी सिंबल में इस बात की मुझे खुशी है कि वर्तमान में जो लोग सत्ता के पास बैठे हैं उन्होंने इस बात से कोई शर्म नहीं की, कोई हेजिटेशन नहीं किया कि जो इस देश में हिंदू आतंकवाद को जन्म देने का जनक था उसी के खिलाफ उस महिला को खड़ा किया है जिसको मैं नहीं जानता, मुझे तो 10-15 दिन पहले पता चला कि यहाँ पर भी जो चुनाव लड़ रहे थे वो शायद उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं, वो दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी से आए। लेकिन मैं फिर कहता हूं कि जिन्होंने भी ये फैसला किया बड़ी समझदारी के साथ किया, क्योंकि यहां पर भी देश तोड़ने वाली ताकत थी तो किसी मनुष्य आदमी को खड़ा किया और आपने किसी मनुष्य आदमी को खड़ा किया। इसलिए मैं कहता हूं कि आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अब ये जिम्मेदारी बेगूसराय के लोगों की है कि देश तोड़ने वाली ताकतें जीतेंगी या देश को जोड़ने वाली ताकतें जीतेंगी, ये आपको तय करना है। आप वोट देने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन मैं जिन चीजों के खिलाफ RSN, GT बख्शी, सुशील पंडित, गौरव आर्या, देश भर के जो सब भ्रमण कर रहे हैं उसमें किसी का किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। अगर सच बात किसी की है तो पूरी डंके की चोट पे कही जाएगी और अगर सही बात नहीं है तो उसकी मजम्मत भी की जाएगी। लिहाजा हमारे लिए देश पहले है, पार्टी बाद में है। आपने टॉपिक रखा है अंदरूनी चुनौतियां, इस देश को अंदरूनी चुनौतियां, एक 1000 अंदरूनी चुनौतियां और बहुत पावरफुल है वो चुनौती, क्योंकि 70 साल में हमने उन चुनौतियों को पनपाया है, मजबूत किया है। ऐसे नहीं है कि लोग आज इस चुनाव को दूसरे तरह देख रहे हैं, जिहाद की शक्ल में देख रहे हैं। लिहाजा जिहादी कश्मीर से भी आ रहे हैं, केरल से भी आ रहे हैं। मुझे जो खबर मिली है कि 400 लोग तो बॉलीवुड से आए हैं, कुछ विज्ञापन करते थे, कुछ डांस करते थे, कुछ गीत लिखते थे, कुछ नाचते थे, वो सब आए हैं यहाँ। उनको लग रहा है बेगूसराय के लोग मूर्ख हैं कि यहाँ शेरो शायरी करके इनको मूर्ख बना देंगे। उनको पता नहीं था उनका जन्म होने से पहले इस धरती ने एक शायर किया है जिसका नाम है दिनकर। जिसने दिनकर को पढ़ लिया उसको इस तरीके की चलता हो जो ट्रक के पीछे शायरी लिखी होती है उसकी जरूरत नहीं है। लिहाजा बॉलीवुड का ग्लैमर दिखा करके इन लोगों को आप मूर्ख नहीं बना सकते। इन लोगों को इस बात से नहीं होते कि साहब हम देख के आए हैं, आपको पिछले काफी साल से देख रहे हैं, बहुत साल से देख रहे हैं। हमने आपका बदनुमा चेहरा उस वक्त भी देखा जब बॉम्बे के अंदर 93 में 4000 लोग बम धमाकों में मारे गए। तब हमने किसी यूनिवर्सिटी के अदाकार और अदाकारनी से ये नहीं सुना कि हमें डर लगता है। 2015 में को डर लग रहा था, फिर 2018 में डर लगा। तो भाई जब अगर ईमानदार थे, अगर भारत के राष्ट्रपति ने अपने स्पेशल कोटे से तुमको राष्ट्रपति ने तुमको राज्यसभा में भेजा, तुम्हारी पत्नी को भी भेजा, ये सोच करके ये अच्छे लोग होंगे। लेकिन अच्छे लोग अवार्डों से नहीं होते हैं, जहन से होते हैं। जो तुम्हारी फितरत है वही तुमने दिया और इसीलिए तुम यहाँ आए हुए हो। तुम्हारा कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं है जो बार बार RSN कह रहे हैं कि कन्हैया इसी में इंटरेस्ट नहीं है। उसमें जिस भारत के लोगों को जिस कन्हैया में इंटरेस्ट है वो वृंदावन में जाते हैं, वो बेगूसराय में नहीं आते। इसलिए नाम रख देने से लोगों की आस्था खिलवाड़ होगी और लोग आपको जल चढ़ा देंगे जैसा जल नहीं चढ़ने वाला। लोग आपको फूल चढ़ा देंगे, ये ध्यान रखिएगा। ये बेगूसराय है, ये कोई ऐसे नहीं है शिकारपुर के लोग नहीं है ये भाई। ये गलत में भी निकाल दीजिएगा। बहुत बातें कही जा रही हैं, बड़े इंटेलेक्चुअल्स आए हैं, कहां से आए हैं। 2014 में भी बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स की हमने कहानी सुनी थी। कुछ देश छोड़ के जा रहे थे, कुछ अपील कर रहे थे, देश तो छूटा नहीं, दुनिया छूट गई बेचारों की। अब दोबारा से फिर उन्होंने शुरू कर दिया है कि हम सिग्नेचर करेंगे, देश में जाएंगे। भाई आप जाओ ना, मने किसने किया है? आजाद मुल्क है भाई। आपने 600 लोगों के साइन कराए, लेकिन टीम बदलने के बाद इस मुल्क में 900 लोग ऐसे निकले उन्होंने उससे भी ज्यादा साइन कराए।
इसको कहते हैं बदलाव। बदलाव सिर्फ कपड़े बदलने से नहीं होता। ध्यान रखिए, पानी में भीगे हुए कपड़ों को बदल लेता है कोई आदमी, वो अपने कपड़े बदल सकता है, लेकिन जिसके कपड़े पसीने में भीगते हैं वो इतिहास में। लिहाजा अंदरूनी चुनौतियों में भारत का संविधान, भारत की जुडिशरी, भारत का लेजिस्लेशन, भारत की आर्मी के अंदर, भारत की पुलिस के अंदर ऐसे ऐसे लोग पहुंच गए हैं 70 सालों के अंदर कि वो कुछ भी कर सकते हैं और कुछ भी कर रहे हैं। इसलिए सिर्फ चुनौती चुनाव तक नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं, चुनाव आएंगे जाएंगे, कोई जीतेगा कोई हारेगा, सरकारें तो पहले भी बन रही थी, लेकिन इस देश में कुछ लोगों ने अपने जीवन में ये ध्येय क्यों बनाया कि राष्ट्र को इस वक्त उस बात की जरूरत है जो राष्ट्र सुनना चाहता है, जो समझना चाहता है। यही बात अगर हम 2014 में आते, 2009 में आते, तो आपको लगता है यार क्या बात कर रहे हो यार, हमारे तो बिजली नहीं आती और पानी नहीं आता, हमें गैस नहीं मिली। लेकिन ये चुनाव गैस से, बिजली, पानी से बहुत ऊपर उठ गया है। इसीलिए इस देश के अंदर राष्ट्रवाद बनाम देश तोड़ने वालों के बीच चुनाव, ये मैंने कहीं नहीं देखा। मेरे पांच चुनाव में मैंने कभी नहीं देखा कि राष्ट्रवाद की बात करने वाले लोगों को लोग इज्जत करते हैं। यही बात है आर.एस.एन. सिंह साहब से पूछ लीजिए। आर.एस.एन. सिंह साहब जम्मू जाते हैं तो जम्मू कश्मीर के एयरपोर्ट पे पुलिस वाले उनके पैर छूते हैं कि आप हमारी आवाज आप दें। ये बदलाव हमको स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे लोग मिलते हैं, कितनी दुआएं देते हैं, ये हमको अंदाजा नहीं था। लेकिन पिछले 1.5-2 साल में ऐसा लगता है कि हर आदमी अंदर से घुटन महसूस कर रहा है, उसकी घुटन बाहर। इसलिए कप्तान के बदल जाने से टीम भी बदलनी चाहिए और टीम बदलेंगे आप। उसका काम है बालाकोट में जाकर के बमबारी करना, लेकिन भारत के अंदर इन देशों, इन राज्यों के अंदर जो देशद्रोही गद्दार बैठे हुए हैं, अलग अलग मुखौटों में बैठे हैं, गंगा जमुना तहजीब के नाम पे बैठे हुए हैं, भाईचारे के नाम पे बैठे हुए हैं, उनके खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक करना इस समाज का काम है। क्या आप करें? महबूबा मुफ्ती को ऐसे ही ताकत नहीं मिली है कि कहती है कि आर्टिकल 35 पे हटेगा तो हम 1947 की स्थिति कर देंगे। ऐसा लगता है कि महबूबा मुफ्ती किसी गलतफहमी का शिकार है। ये बात अलग है कि आपकी एक चुप्पी ने कश्मीर के हालात को बिगाड़ा है, वो आपके सामने रखना चाहता हूं। कहा गया कि भारत में मुसलमान प्रेसिडेंट हो सकता है, उपराष्ट्रपति हो सकता है, विदेश मंत्री हो सकता है, दीगर के हिंदुस्तान के तमाम बड़े बड़े पदों पर मुसलमान रह सकता है। न किसी ने सोचा कि मुसलमान को होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, कहा ये ठीक है, हो सकते हैं, होने चाहिए। हमने तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री को भी भारत रत्न दिया है, उनके बारे में भी बताऊंगा। लेकिन ये आरोप बहुत लगा इस देश के अंदर, क्योंकि मैंने उसको बहुत अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में सुना कि भारत की व्यवस्था और भारत की हुकूमतें, चाहे इस पार्टी की आए चाहे उस पार्टी की आए, भारत के मुसलमान पे यकीन नहीं करती हैं, और यकीन नहीं करती हैं इसीलिए भारत का गृह मंत्री नहीं बनाती होकर, क्योंकि गृह मंत्री के अंदर भी भारत की फोर्स होती है, और गृह मंत्री कहीं बन गया तो मुसलमान पता नहीं क्या करेगा। मुझे लगता है कि तमाम बातों के लिए आप बुरा भला कह सकते हैं, जो कुछ वो करके गए हैं उसको देश झुलस रहा है उस आग में, लेकिन 1989 में वीपी सिंह की सरकार के अंदर भारत का पहला मुसलमान गृह मंत्री बना, जिसका नाम था मुफ्ती मोहम्मद सईद। लेकिन मैं आज पूरे होश व हवास में अपने कन्विक्शन में ये कहता हूं कि अगर भारत की सत्ता और व्यवस्था की ये सोच थी कि भारत का गृह मंत्री मुसलमान बनेगा, तो खतरनाक होगा कि उसने साबित कर दिया। मेरी बात पे ध्यान दीजिए और डेट्स पे ध्यान दीजिए। 2 दिसंबर 1989 को महबूबा मुफ्ती के वालिद साहब मुफ्ती मोहम्मद सईद भारत के गृह मंत्री बने। 2 दिसंबर 1989, 8 दिसंबर 1989 को यकायक उनकी बेटी गायब थी। 5 दिन के लिए ऐसे इंतजार नहीं कर रही थी कि अब्बू आ जाए, उसके बाद मैं चली जाऊंगी। वो चली गई और अब्बू ने 4 खूंखार आतंकवादी छोड़ दिए। मैडम वापस घर पे आ गई, सेवई खाने गई थी यासीन मलिक के यहाँ, छूट गई। यकायक गुलाम नबी आजाद
उनका नाम है गुलाम नबी आज़ाद। अब ये मैं नहीं जानता कि वो कांग्रेस के गुलाम नबी से आज़ाद है या नबी के गुलाम कांग्रेस से आज़ाद है, मुझे नहीं पता। उनके घर में से एक बच्चा गायब हो, और वो बच्चा गायब हुआ 5 दिन में खोज हो गई, 27 आतंकवादी छोड़ दिए गए। एक और महान लीडर है जिनका नाम है सैफुद्दीन सोज। ऐसे लगा था कि देश कुछ लोगों ने रोक रखे थे बच्चे अपने कि गृह मंत्री होते शुरू करेंगे, उनके घर से भी कोई गया, 7 आतंकवादियों को छोड़ दिया गया। मैं आपको जो बात कहना चाहता हूं, 2 दिसंबर 1989 को एक शख्स भारत का गृह मंत्री बनता है, 8 तारीख को उसकी अपनी बेटी अब्बा होती है, फिर उस जम्मू कश्मीर के लीडरान की बेटी गायब होती है या भांजे गायब होते हैं। लेकिन 2 दिसंबर से जरा डेट को तय करिए, 19 जनवरी 1990, कितने दिन की बात होगी? मात्र 19 जनवरी 1990 और 2 दिसंबर 1989 के बीच की कोई दूरी 40 दिन की भी नहीं। लेकिन इसमें क्या घटा? इसमें जो घटा वो पूरे देश ने इग्नोर कर दिया। 19 जनवरी 1990 को जम्मू कश्मीर में एक पूरे षड्यंत्र के तहत, पूरे ऑर्गेनाइज तरीके से आपने मस्जिदों के अंदर हथियार रखे, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर भारत का एक कानून जो 1989 में पास हुआ था, मिसयूज ऑफ रिलीजियस प्लेसेस, वो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं था। 90 में आपने मस्जिदों में न सिर्फ हथियार रखे, मस्जिदों से रात रात भर अज़ानें दी गई, नाम बताए गए, कल इनका मर्डर होगा, कल उनका मर्डर होगा, और नारों में ये कहा गया कि हमें जम्मू कश्मीर चाहिए हिंदू पंडितों के बगैर और हिंदू पंडितों के साथ। और आपने 19 जनवरी 1990 को वो मारकाट मचाई, आपने हजारों लोगों को मारा, हजारों लोगों का रेप किया, बच्चों को उछाल उछाल के मारा, और 5.5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडित जम्मू कश्मीर से अपने देश के अंदर आज तक शरणार्थी हैं। उसके बारे में मैंने चिंता नहीं की। संसद में कोई रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ, और इस देश के अखबारों को जाकर उठा के देखिए, 1990 के अखबार, किसी अखबार ने गृह मंत्री से इस्तीफा नहीं मांगा क्योंकि वो मुसलमान था। लेकिन एक आदमी की हत्या कुछ 4 लोग करते हैं, लोग प्रधानमंत्री से इस्तीफा मांग लेते हैं। कहां था ये मीडिया? कहां था वो तमाम लोग जो बहुत जागरूक हैं, जिनकी जागरूकता के लिए आपके शहर में आए हुए हैं, जगह जगह बातें बना रहे हैं, जगह जगह घूम रहे हैं, बड़ा भाषण दे रहे हैं, कोई आजादी की बात कर रहा है, कोई अलग होने की बात कर रहा है। ये तमाम लोग कहां थे उस वक्त? ये एक्टिव मीडिया कहां था? और वो सब भी अगर कहीं सो रहे थे तो भारत की सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही थी? भारत की सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान क्यों नहीं लिया? क्योंकि भारत की सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेती तो उनको जवाब देना पड़ता, क्योंकि मामला मुसलमानों ने हिंदुओं को मारा था, इसने संज्ञान नहीं लिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट संज्ञान किस बात पर लेती है? सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेती है कि भारत में बॉम्बे के अंदर जो गणेश पूजन होता है, उसकी दही हांडी की लंबाई कितनी होनी चाहिए, महाकाल में पानी कितना पड़ना चाहिए, जलीकट्टू के ऊपर फैसला देती है। ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए हैं। जब जम्मू कश्मीर के मामला के ऊपर हमारे कुछ दोस्त जब सुप्रीम कोर्ट में गए और उन्होंने कहा कि सरकार 5 लाख लोग अपने ही राज्य से, अपने ही रूट से उनको उखाड़ दिया गया, मारा गया, कम से कम राज्य के अंदर कोई एक FIR तो होनी चाहिए थी, कोई सुनवाई तो होनी चाहिए थी। तो ये मुनाफिक और मक्कार जज सुप्रीम कोर्ट के कहते हैं, देखिए अब केस बहुत पुराना हो गया है, अब हमारे पास इसके डॉक्यूमेंट नहीं। मैं इसलिए ओपनली कह रहा हूं कि आप बात को समझें। एक जज जिसकी मौत हो गई थी, उसकी मौत के बाद इस देश में एक ग्रुप ने क्लेम करना शुरू कर दिया कि किसी पार्टी के अध्यक्ष का उसमें हाथ है, और लगातार इसको चलाया गया और कहा गया कि देखिए साहब, जज साहब के लड़के ने कहा है कि हमें सस्पिशियस लगता है, तो भाई इस देश की सुप्रीम कोर्ट ने उसकी इंक्वायरी शुरू कर दी, उस केस को सुना, रीओपन किया। लेकिन जज साहब, आपको 5.5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडितों के लिए कागज नहीं मिले। भारत का एक प्रधानमंत्री जिसने भारत को सबसे बड़ी विजय दिलाई, उसकी हत्या कैसे हुई थी? उसका तो पूरा परिवार चिल्लाते चिल्लाते मर गया। सुप्रीम कोर्ट आपने संज्ञान को नहीं लिया। लाल बहादुर शास्त्री की बात
ये मक्कारी देश में हो गई है। कोई नहीं पूछने वाला कि आखिर क्या वजह है कि सुभाष बाबू 1943 में कहते हैं कि भारत आजाद हो गया और प्रधानमंत्री की घोषणा कर देते हैं, और जब वो आजादी की घोषणा करते हैं तो दुनिया के 12 देशों ने उनको मान्यता दी, जिसमें यूएसएसआर जैसा देश था। 43 में घोषणा करते हैं, 44-45 तक आते आते या तो वो मर जाते हैं, गायब हो जाते हैं। एक सस्पिशियस बात होती है और भारत के तमाम डॉक्यूमेंट में लिखा होता है कि वो वॉर क्रिमिनल हैं। ये क्या वजह है? ये कांग्रेस की त्रासदी है, ये गांधी परिवार की त्रासदी है कि सुभाष चंद्र बोस की लाश के ऊपर देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उसी खानदान की एक बेटी को जब प्रधानमंत्री बनना होता है तो वो लाल बहादुर शास्त्री की बलि होती है, और जब बेटे को बनना होता है तो वो मां की बलि ले लेता है। कांग्रेस के जितने प्रधानमंत्री हुए किसी न किसी की बलि लेने पड़ती है। मैं कोई बात ऐसी नहीं कह रहा जो तथ्यात्मक ना हो। और क्या वजह होती है? इसी बीच में एक विदेश से महिला आती है। ये कोई नहीं देश के लोग पूछना चाहते कि उसके देवर की मौत कैसे हुई? नहीं पूछा किसी ने। ये नहीं पूछा कि जिस लड़की की शादी आपने जिस लड़के से की है उसका बाप अपने होटल में मरा हुआ कैसे पाया जाता है? उसका भाई यूसुफ सराय अरविंदो मार्ग नई दिल्ली के अंदर एक छोटे से होटल में पंखे से कैसे लटका होता है? कोई नहीं पूछता है कि वाड्रा की बहन कार एक्सीडेंट में कैसे मारी जाती है। और जब आप नहीं पूछते तब क्या होता है? कि छोटी छोटी बात में तो सवाल बहुत होते हैं भाई। लेकिन एक बात और पूछना चाहता हूं। किसी ने पूछा, आपके प्रदेश का एक अच्छा जर्नलिस्ट हमारे दोस्त 5 पत्रकारों के साथ एक शख्स जो भारत का पोटेंशियल प्रधानमंत्री का कैंडिडेट था, जिसके पास सारे गुण थे कि वो भारत का प्रधानमंत्री हो सकता है, हवाई जहाज हवा में टकराता है, गिर जाता है, वो शख्स मर जाता है। कोई इंक्वायरी नहीं हुई? कोई इंक्वायरी हुई हो मुझे बता दीजिए। कोई कमीशन बैठा हो मुझे बता दीजिए। एक दूसरा आदमी जो भारत का गृह मंत्री रह चुका था, वो भी भारत का प्रधानमंत्री बनने लायक था, युवा था, उसमें भी सारे गुण थे। ये कैसे होता है कि वो राजस्थान जाता है, रास्ते में कार उसकी एक्सीडेंट कर जाती है और वो मर जाता है और देश पूछता नहीं? लेकिन लोहिया की मौत के ऊपर देश के अंदर और तमाम सारे एक्टिविस्ट बाहर आ जाते हैं। ये मौतें कैसे हुई? इसकी पे कोई कमीशन बना, कोई एफआईआर हुई, कोई पोस्टमार्टम हुआ? किन कारणों से हुई पता नहीं चला। 181 सभाएं की मोहतरमा के शौहर ने। सब चीज मैं इसलिए कह रहा हूं, आज के दौर में मैं क्या कहता हूं, आरसी सिंह साहब क्या कहते हैं, इसके लिए अपने गूगल को घुमाइए, उस पर सारी इंफॉर्मेशन है। अगर हम गलत कहेंगे तो हमें अपने शब्द वापस लेने के लिए हम फिर दोबारा आ जाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ, इंफॉर्मेशन आपके पास है, तथ्यों को जानने की कोशिश कीजिए। 181 इस देश के अंदर सभाएं हुई। साहब दीपक भाई आपको पता है 181 सभाएं हुई। ये महज इत्तेफाक है, क्योंकि हम मर रहे हैं तो महज इत्तेफाक है, और कोई दूसरा मर जाता है तो उसमें बड़ी कॉन्स्पिरेसी होती है। 181 पॉलिटिकल सभाएं हुई। मोहतरमा राजीव गांधी के साथ 180 सभाओं में थी, 180वीं सभा में नहीं थी श्री प्रेमचंद्र में, जहां ये घटना घटी है। मैं पूछ सकता हूं क्यों नहीं थी? क्या वजह से नहीं थी? आप किसको मूर्ख बनाए? आपने हिंदुस्तान की सबसे पॉलिटिकल पुरानी पार्टी को, जो इस देश के मूवमेंट से जुड़ी थी, उसको शने खत्म कर दिया और आज डीलर की पार्टी। उस सब से हम तमाम सारे दादा परदादाओं का संबंध जुड़ा होगा। हम सब लोगों के दादा परदादा ने कोई न कोई भूमिका निभाई होगी। लेकिन ताज्जुब देखिए, उस पार्टी की मोहतरमा एक दूसरी राष्ट्रीय पार्टी के लोगों से पूछती है कि आप बताइए आपका क्या रोल है भारत की आजादी में। तो वो तो मुझे लगता है इटली से लड़ रही थी भारत की फ्रीडम मूवमेंट। ये हिम्मत इसलिए है कि हम ये मान लेते हैं कि 70 साल पहले जो गोरे आए थे वो महान लोग थे। गोरे अच्छे होते हैं, सच बोलते हैं। इस गलतफहमी से बाहर निकलिए, गोरे अच्छे नहीं होते।
जो धोखा तब हुआ था वही धोखा आज हो रहा है। ऐसे ही जिसका जिक्र सिंह साहब ने किया, श्रृंगेरी के शंकराचार्य को रात के 12 बजे बलात्कार के उसमें उठा दिया गया। ऐसी हो गया। हिंदू टेरर का नाम गठित किया गया, किसके कहने पे किया गया? पटला हाउस में कुछ लोग मारे गए तो मैडम दोनों पार्टी रो रही थी। मेरा कहना यह है भाई कि भाई ये भी तो बताओ कि आखिर आपने जिन लोगों को अपने इर्द गिर्द रखा उन्होंने क्या क्या किया? पिछली सरकार ने पहले एक बिल बनाया, फिर बिल बना के मार्केट में लाए, कहा इसकी थोड़ी चर्चा हो जाए, तो इतनी चर्चा हुई, उस बिल का नाम था एंटी कम्युनल वायलेंस बिल। उसको पढ़ लेंगे तो आपके रोंगटे वो लाने वाली थी मोहतरमा, उन्होंने बना दिया था, लेकिन उस वक्त तक चेतना जाग गई थी आपने। इस बार डर के मारे मैनिफेस्टो में नहीं, लेकिन इस बार मैनिफेस्टो में आपके टॉपिक से रिलेटेड 4 चीजें आई हैं जिसका जिक्र करना चाहता हूं। वो अपने मैनिफेस्टो में चप्पल बांटे, जूते बांटे, बस्ता बांटे, जो बांट रहे पिछले 70 साल से बांटे, जो कि सन 71 से कह रहे थे गरीबी हटाओ, गरीब हट गए, गरीबी नहीं हटी, अब कह रहे हैं हम 6000 रुपए देंगे, 5000 रुपए देंगे। वो उनका राजनीतिक फैसला है, उसका उन्हें अधिकार है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मेरे लिए उसमें 4 ऐसे महत्वपूर्ण बातें हैं जो मेरे तौर से इस देश की आंतरिक सुरक्षा को जिससे खतरा है, मैं इसलिए उसका जिक्र करना चाहता हूं। 2012 में भी इस देश के सबसे बड़े राज्य जिसकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, उस राज्य के मुख्यमंत्री ने एक मैनिफेस्टो जारी किया था। अगर हमने उस वक्त भी ध्यान न दिया होता तो वो भी सत्ता पे काबिज होते। उत्तर प्रदेश में एक पार्टी, उसने अपने मैनिफेस्टो में कहा, लिखित में कहा, मैं ये बात कह रहा हूं, कोई नेता कोई बात कहते तो उसका तर्क उसका महत्वपूर्ण नहीं होता कि किसी ने बात कही है, लेकिन आप जब मैनिफेस्टो में उसे ये वचन देते हैं कि हम सत्ता में आएंगे, तो उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश में जितने भी मुसलमान आतंकवादी जेलों में बंद हैं हम उनको छोड़ेंगे। मुझे बताइए ये आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है या बालाकोट बड़ा खतरा है? आप सत्ता पे किन लोगों को बिठाने वाले हैं भाई? और उसी पार्टी के लोग देश के रक्षा मंत्री भी बनते हैं। किसके साथ आपकी प्रतिबद्धता है? भारत के साथ, आतंकवादियों के साथ, दंगाइयों के साथ, गद्दारों के साथ, क्योंकि आपको सत्ता पर बैठना है। ये देश आपका नहीं है भाई, या आपको सत्ता पर बैठाने के लिए, देश के गद्दारों के लिए आप कुछ भी करेंगे, ये नहीं होने देंगे इस देश के। इसीलिए इस बार के मैनिफेस्टो में इस सबसे पुरानी पार्टी ने 4 बातें कही हैं, चारों का सीधा संबंध भारत की आंतरिक सुरक्षा से। एक, उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में और आसाम में और नॉर्थ ईस्ट के कुछ इलाकों के अंदर आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, जिसे आप आस्फा कहते हैं, वो विशेष परिस्थितियों में लगाया जाता है ताकि आर्मी को कुछ एक्स्ट्रा पावर मिले, ताकि वो अपने काम को आजादी से कर सके। इन्होंने कहा है कि हम जब आएंगे तो आस्फा को कश्मीर से हटाएंगे। आस्फा कश्मीर से हटे, पूरा पाकिस्तान और पाकिस्तान की आर्मी कह रही है, हुर्रियत कह रही है, मुफ्ती कह रही है, अब्दुल्ला कह रहा है, सब कह रहे हैं, अब ये भी ऐड हो गए। दूसरा मुद्दा उसमें क्या है? दफा 124 कैपिटल ए, ये देश में राष्ट्रद्रोह को तय करता है। राष्ट्रद्रोही कौन है, देशद्रोही कौन है? कहा कि हम जब आएंगे तो इसको कमजोर करेंगे, क्योंकि आपके शहर में कुछ लोग आ गए हैं, उनसे उनकी नजदीकियां हैं, यही गए थे सबसे पहले, जेएनयू पहुंचे थे शाबाशी देने के लिए कि तुमने बड़ा काम किया, क्योंकि इनको ये पता नहीं कि इन्हीं के बाप दादाओं ने देशद्रोह का कानून बनाया था, इनको ये पता नहीं है। लेकिन क्योंकि आज राजनीतिक नफे नुकसान का मामला है, नफा नुकसान देखें, लेकिन मेरे लिए आपकी पार्टी सत्ता में आए नहीं आए ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आपके नफे नुकसान में देश नहीं दोबारा से आपके हाथ में जाना चाहिए, देश नहीं टूटना चाहिए, देश मजबूत रहना चाहिए। ये 1947 नहीं है, इस गलतफहमी से बाहर आ जाना चाहिए। तीसरा मुद्दा उसमें क्या है? आपने कहा, आप सबको मालूम है, आप लोग तो भुक्तभोगी हैं, आप यहाँ किस तरीके से जनसंख्या जो है वो बढ़ रही है और कहां से आ रही है। उसमें एक कानून के बारे में कहा गया कि ये जो विस्थापित जो लोग माइग्रेंट हैं, जो बाहर से आते हैं, इनको बसाने के कानून को हम और लचीला करेंगे। जब लचीला नहीं है तो 5 करोड़ बांग्लादेशी रह रहे हैं और 5 करोड़ के आसपास
आपके रोहिंग्या मुसलमान इस देश में आके रह रहे हैं। 10 करोड़ तो बहुत सारे यूरोपियन देशों की आबादी नहीं है, और उसके बाद भी आप कहते हैं कि मुझसे लचीला करेंगे। लचीला नहीं करेंगे, आपको इनका वोट चाहिए, क्योंकि आपने शुरू से ऐसे लोगों को बढ़ावा दिया। समस्या ये तीसरी चौथी बात जिसकी तरफ इशारा आरएसएस साहब ने किया, और उसी तालीमी इदारे का मैं छात्र रहा हूं, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। अगर ये विश्वविद्यालय है दीपक साहब, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में सही प्रोनाउंस कर रहा हूं जी, और अगर ये विश्वविद्यालय है तो फिर इसको माइनॉरिटी करेक्टर क्यों चाहिए? अगर विश्वविद्यालय है तो विश्व के लोग इसमें पढ़ सकते हैं, लेकिन कहते हैं नहीं सर मुसलमान ही पढ़ेंगे इसमें, तो इसके ऊपर से यूनिवर्सिटी का दर्जा हटाओ। दूसरा उसमें संवैधानिक फ्रॉड क्या है? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय या दीगर देश के और विश्वविद्यालय पार्लियामेंट के एक्ट से बने, और जब पार्लियामेंट के एक्ट से कोई विश्वविद्यालय बनता है या यूनिवर्सिटी बनती है तो वो माइनॉरिटी नहीं हो सकती। ये सन 71 में जयराम साहब जो भी कांग्रेस के बड़े लीडर हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, उन्होंने पीएन हंसर के ऊपर किताब लिखी है। पीएन हंसर इस देश के बड़े ब्यूरोक्रेट हुआ करते थे, बड़ी मोटी किताब है, उसके पेज नंबर 256 के ऊपर उन्होंने पूरे एक पन्ने में समझाया है कि मैडम इंदिरा गांधी, आप अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को माइनॉरिटी का दर्जा तो देना चाहती है, वो बात अलग है कि आपकी पॉलिटिक्स हो सकती है कि आप उसमें आपको मुसलमानों को वोट चाहिए, लेकिन लीगली कॉन्स्टिट्यूशनली ये नहीं हो सकता। वो पीएन हंसर जो इंदिरा गांधी को हिंदू कह के बुलाते थे, इतने क्लोज थे, उनके वारिस कहते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को हम माइनॉरिटी का दर्जा देंगे। एक यूनिवर्सिटी ने जिसका जिक्र सिंह साहब ने किया, और मेरी पाकिस्तान नौकरी के पीछे एक कारण और भी है कि जब कैंपस में रहता था तो छोटी छोटी बात में देखता था, अगर हिंदुस्तान के मुसलमानों की आवाज दबाई गई तो हमारी आवाज सरहद पार चली जाएगी। मैं छोटा था, जानता था कि कौन सी सरहद, कैसी सरहद, कहां जा रही है आवाज ये। मैं इस बात को ढूंढता रहा बरसों, क्योंकि मैं अकेला था, मेरी फैमिली थी, तो मुझे बहुत अंदाजा भी नहीं था और बहुत ज्यादा ध्यान भी नहीं था, लेकिन बीच में जुमला जरूर आता था, हमारी आवाज सरहद पार चली जाएगी। बड़ा हुआ, दिल्ली आया, साहब ने मुझे मौका दिया कि पाकिस्तान के एक चैनल का मुझे यहाँ हेड बनाया गया, तो मेरा 10-12 साल का, तो मैं जब वहां देखने गया, मैंने कहा अच्छा यहाँ पे आवाज आ रही थी इनकी, तो जिनकी अपनी आवाज वहां नहीं उठ रही, उनकी आवाज के भरोसे ही बैठे हुए थे। तो उस मुल्क को जाकर देखा तो उसको मुल्क भी कमाल कर, वो ये कहते हैं कि यहाँ 3 ही चीजें चलती हैं, अल्लाह, आर्मी और अमेरिका। अब मजबूरी ये है, अल्लाह नाराज है, अमेरिका साथ नहीं, आर्मी को समझ नहीं आ रहा कि किस पे चले। तो उस मुल्क की स्थिति इस वक्त ये हो गई है कि 8 महीने से अपने कर्मचारियों को पैसा देने के लिए नहीं, लेकिन बम बनाएंगे। अब पता नहीं बम बनाना और ऑमलेट बनाने में कोई फर्क है उनके नहीं, लेकिन हुआ क्या है? हुआ ये है कि जिस बम से बार बार आपको धमकाया जा रहा था, हम ये कर देंगे, अगर किया तो हम ये कर देंगे, अगर ये किया तो हम कर देंगे, जब हमने कर दिया तो बम ढूंढ रहे कहां रखा हुआ है, अभी तक मिला नहीं है उनको, और गलती से एक आदमी आपको उधर रह गया तो उनको लगा रे हमने तो पकड़ लिया, लेकिन वो कारखाना ने कहा कि जल्दी छोड़ो, ब्रह्मोस लगी हुई है बॉर्डर पे, आएगी तो इस्लामाबाद का पता नहीं चलेगा, छोड़ दो जल्दी। जैसे ही उन्होंने छोड़ा, उन्होंने तो छोड़ दिया, लेकिन हमारे देश में कई हजार पाकिस्तान बने हुए हैं, पाकिस्तान के चाहने वाले हैं, उन्होंने फौरन कहा कि उन्होंने छोड़ दिया, ही इज अ मैन ऑफ पीस, इसे तो नोबेल प्राइज देना चाहिए। यानी संकट इस देश में ये है कि इमरान खान को पता है कि उसे कौन सा प्राइज मिलने वाला है इसके बाद, लेकिन हम उसे नोबेल प्राइज जरूर दे पाएंगे। तो आपके आंतरिक खतरों में सिर्फ राजनीतिक दल नहीं है, आपके आंतरिक खतरों में जुडिशरी घुसी हुई, आपके आंतरिक दंगों के अंदर जो कारण है उसको सही तरीके से हैंडल नहीं किया जाता। इसलिए कश्मीर की प्रॉब्लम है, कश्मीर में कुछ लोग भटके हुए हैं, कुछ लोग मासूम हैं, कुछ लोग बेरोजगार हैं। भाई बिहार में बेरोजगारी नहीं, मध्य प्रदेश में नहीं, उत्तर प्रदेश में नहीं। अगर यहाँ के लोग भी भटक गए तो क्या होगा? कौन कौन नजर आएगा? विधानसभा से लेकर लोकसभा तक लोग भागते नजर आएंगे। 10
और जो लोग धमकी देते कि भटके हुए लोग हैं, वो 2 रुपए किलो का हमारे टैक्स का चावल खा रहे हैं, उन्हें पता नहीं ये सत्तू खाते हैं। ये सत्तू वाले भटके तो 7 दिन तक बगैर खाए मारे। इसलिए नैरेटिव ऐसा मत बनाइए जिसमें लोगों की हिम्मत बढ़ जाए और लोग आपके बेगूसराय के अंदर पैंट शर्ट पहन के घूम रहे हों और भारत तोड़ने वाली ताकतें कश्मीर से आई हों। जरा इनसे कहना कि मोहतरमा आप यहाँ तो आई हैं अपने साथी का साथ देने, वहां जाते ही हिजाब लग जाता है। जो अल्लाह के चाहने वाले पता नहीं क्या करेंगे। तो ये झूठ और फरेब इस देश में खूब चल रहा है, इसको खूब मजबूत किया जा रहा है, इसको तरह तरह से मजबूत किया जा रहा है। जैसे आप कहते हैं, इस सरकार का स्लोगन है स्वच्छ अभियान, करप्शन फ्री इंडिया। मैं आपसे एक ही विनती करता हूं, आप कुछ मत कीजिए, जो इतिहास में है उसे सही पढ़ लीजिए और सही बोलने की हिम्मत अपने अंदर रखिए। वो नाराज हो जाएगा, ये नाराज हो जाएगा, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई नाराज नहीं होगा। मैंने कहा एक घटना आपको बताऊं तो आपको पता चलेगा कि कैसी नाराजगी लोगों की होती है। और कुछ लोग कैसे हवा में डायलॉग बोल बोल के, जैसे पिक्चरों में डायलॉग बोलते हैं ना, वैसी डायलॉग बोलने आपके यहाँ आए हुए हैं। वो समझ रहे नहीं डायलॉग से ये निकल जाएंगे। इजराइल से भारत के संबंध थे भारत के संबंध इजराइल से नहीं, इजराइल से थे भारत के संबंध भाई, लेकिन 25 साल से आपके संबंध थे, लेकिन उनको सार्वजनिक नहीं किया जा रहा, क्योंकि भारत की विदेश नीति को भी भारत के मुसलमान तय करेंगे कि अगर इजराइल से संबंध रखोगे तो हम नाराज हो जाएंगे। लिहाजा आपने संबंध तो रखे, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री निकारागुआ चले गए, मोजाम्बिक चले गए, लेकिन इजराइल नहीं जा पाया आज तक। और वो संबंध कभी सार्वजनिक नहीं किए गए। अब क्या हुआ? अब वो आदमी आया, उसके आने से पहले डर था लोगों को, उसके आने के बाद डर है। उसने इसे पूछा नहीं, वो यहां से गया, इजराइल गया, संबंधों का सरेआम उसने उसको दिखाया। उसने कहा जिसको अच्छा लगा है ताली बजाओ, जिसको नहीं अच्छा लगा अपना मुंह बना के सो जाओ। अब उसका मैं आपको क्या बात कहना चाहता हूं, आप सोचिए कि भारत की फॉरेन पॉलिसी किसी एक वर्ग की वजह से क्या होगी? भारत के हित में अगर अमेरिका के साथ संबंध रखना है, भारत के हित में अगर इजराइल के साथ संबंध रखना है, तो भारत को तय करना चाहिए कौन नाराज होगा कौन नहीं नाराज होगा। भारत की फॉरेन पॉलिसी में और आप थोड़ी बनाएंगे, देश के हित को ध्यान में रख के बनाई जाएगी भाई। लेकिन ये नहीं हो रहा था, उनकी हिम्मत बढ़ गई साहब, उन्होंने कहा हम तो फॉरेन पॉलिसी भी चेंज कर देते। तो उसने राष्ट्रपति भवन में चेंज किया और उसके बाद इजराइल के संबंधों में चेंज किया। और उसके बाद जब वो भारत लौटा, तो आप लोगों को इंटरनेशनल मीडिया में शायद खबर होगी, जब वो भारत लौट के आए तो भारत में बड़ी चर्चा होने लगी। कुछ दिन तक तो लोग जो है छोटे भाई का पजामा बड़े भाई का कुर्ता पहन के टेलीविजन पे हो सकता है। आप कुछ लोगों को सुनना बंद कर दो, बंद हो जाएगा। उसने सुना नहीं। पूरे इंटरनेशनल मीडिया ने क्या लिखा कि भारत के प्रधानमंत्री अरब और इजराइल के बीच में जो पिछले 50 साल से झगड़ा है, सिर्फ यही आदमी मध्यस्थता कर सकता है। चीजें ऐसे बदलती हैं, सोच ऐसे बदलती है। आप पता नहीं किस गलत फहमी में हो कि रफीक भाई नाराज हो जाए। अरे रफीक भाई के घर जाके सेवैयां खाने से अच्छा है एक हफ्ते में एक बार किसी दलित के घर का पानी पिया और सब ठीक हो जाएगा। ये सरकारें नहीं बदलेंगी, ये समाज बदलेगा। आप अपनी कमजोरी को पहचानिए, आप इस बात को पहचानिए कि क्या हुआ है, किन कारणों से हुआ है, लेकिन आप सोचिए कि हम उसको अवॉइड करते हैं। आपकी जिम्मेदारी है, सरकारें आपसे नहीं कहेंगी कि आप ये करिए, कुछ सामाजिक मूवमेंट चलाइए। आपकी ताकत को लोगों ने आपसे लेकर के अलग कर दिया है। पूरे पंजाब में नशे का जो कारोबार चल रहा है, वो उसने बैठे बैठे पूरे पंजाब को कमजोर कर दिया है। हमने ध्यान नहीं दिया। बेगूसराय में अगर सुरक्षित रहना है तो बिहार के बॉर्डर को सुरक्षित रहना होगा, और बिहार के लोगों को सुरक्षित रहना है तो फिर कठुआ से लेकर पुंछ से लेकर के सबको सुरक्षित रहना होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप अपने घर के बाहर 2 गार्ड खरीद दिए, तो वो सिन्हा साहब से भगवा है भाई का 2 गार्ड आप भेज दीजिए, ये सुरक्षा नहीं है। आप तो महान लोग, ये बात अलग है कि चेतना आ गई। आप तो यूपी में एक आदमी आया,
उसमें भी चेतना आ गई। और सवाल यह है कि जो लोग सुबह से शाम तक ये बात कहते हैं, बड़े मजे की कहते हैं, मैं उनकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं। वो कहते हैं भाई कि ये अल्लाह जो है उसकी दुनिया है, इसमें किसी दूसरे की कोई उसकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता। तो ये तो बात बिल्कुल सही है, हम भी मानते हैं कि इस देश में, दुनिया में ईश्वर की वजह से कुछ नहीं हो सकता। ये सूरज का निकलना, ये चांद का जाना, ये हवाएं चलना, ये जो भी कुछ हो रहा है, ये सब कुछ ऊपर वाले की मर्जी से हो रहा है। हम भी मान लेते हैं, हम भी मना नहीं करते इस बात। लेकिन हम तो मान रहे हैं, इसलिए हमने तो 70 साल से ऐसे लोगों को झेला कि माना कि अल्लाह की मर्जी से आए हैं, इनको झेलना है, हम झेल रहे। हमने शिकायत नहीं की, हमने हथियार नहीं उठाए, हम यूएनओ नहीं गए। लेकिन जब अल्लाह ये कहता है कि उसकी मर्जी से सब कुछ हो रहा है, तो ये कायनात उसी ने बनाई है। जर्रे जर्रे में अल्लाह है, जर्रा जर्रा उसकी मर्जी से हो रहा है। मेरे अंदर की सांस, आपके अंदर की सांस, दीपक जी यहाँ बैठे हैं, ये सब उसकी मर्जी से हो रहा है, तो उसी की मर्जी से मोदी भी आया है। उसी की मर्जी से योगी भी आया है। और आपका मुसल्लत ईमान है और आप मुसलमान हैं, तो कम से कम हमारी गीता पे यकीन न करो, कल कुरान शरीफ पे तो यकीन कर लो। वही कह रहे हैं। अब तुम कहते हो कि अब इसे हम हटाएंगे, तो तुम अल्लाह से बड़े हो। जिसकी मर्जी से आया है उसी की मर्जी से जाएगा मेरे भाई। ये बात अलग है कि तुम हटाने में लगे हुए हो, और हम ये कह रहे हैं कि हम वोट सिर्फ इसलिए दे रहे हैं कि अल्लाह की मर्जी है। लिहाजा जो कहो, जिस पे यकीन करो, कम से कम उस पे अमल तो करो भाई। हम तो मान रहे हैं कि 700 साल हम गुलाम क्यों रहे। हमने माना, हमने दोष नहीं दिया किसी को, हमने माना कि हमारे अंदर कमियां थी। हमारी अपनी कमी की वजह से हमारी सभ्यता जो इतने 1000 साल पुरानी थी, अपने पुरुषार्थ को हम भूल गए, अपने तर्क को हम भूल गए, अपने देवी देवताओं को हम भूल गए, उस पूजा पद्धति को भूल गए। और अब आप क्या करते हैं? एक दिन आता है, उस दिन आप हथियारों की पूजा करते हैं। क्या दिन कहते हैं? एक दिन आता है जिसमें आप हथियारों की पूजा करते हैं। लेकिन 700 साल के बाद आप ये त्योहार मनाते हैं, लेकिन क्या कंट्रडिक्शन है आप लोगों में। आप पूजा तो हथियार की करते हो, लेकिन दंगा होता है तो लठे लेके जाते हैं। कौन सा ऐसा देवी देवता है आपका जो भगवान होते हुए उसके हाथ में हथियार है? आप पूजा आदि करते हो, शास्त्र पढ़ते हो और शस्त्र की पूजा नहीं करते, और शस्त्र की महत्वता नहीं जानते। तो ये तो नहीं मैं कह रहा कहते कि आप हथियार लेके घूमिए, लेकिन अपने तर्क को उस हथियार से ज्यादा मजबूत कीजिए कि जब आपके सामने मक्कार और मुनाफिक बैठा हो तो आपका तर्क का मजबूत हो तो भाग जाए, तो आपको गुमराह न कर पाए कि ये गंगा जमुना तहजीब है। ये गंगा जमुना तहजीब जब तक है, जब तक हम चारा बने हुए और तुम हमारे भाई बने हुए, एक तरफा नहीं होगी। गंगा जमुना तहजीब की तो ये देश कैसे बढ़ा और 21 लाख को से अलग हुई, और गंगा जमुना तहजीब के तो हिंदुस्तान को दोबारा से तोड़ने के लिए आप कैसे टेलीविजन पे आकर के बात करने लगते भाई? आपको गज़वा हिंद नाबूद करने का कैसे शौक बन गया क्या? आपके बम धमाके किस लिए कर रहे हैं? हिंदुस्तान में स्लीपर सेल कैसे मिल रहे हैं? कौन लोग हैं? तो ये एक तरफा गंगा जमुना तहजीब नहीं होगी, ये एक तरफा सेकुलरिज्म नहीं होगा। इस हिंदुस्तान में सेकुलरिज्म के नाम पे जो किया जा रहा है, उसमें मुसलमानों का दंगा, आतंकवादियों का धर्म न पता चले, और इस देश में विघटनकारी ताकतें अपना काम करती रहे, उसके ऊपर एक सफेद चादर डाल दी गई है जिसका नाम है सेकुलरिज्म। ये सेकुलरिज्म बड़ी बीमारी है कि हम तो सेकुलर रहेंगे, आप तो हमसे सेकुलरिज्म का सर्टिफिकेट पूछेंगे, लेकिन आप नहीं बताएंगे कि महबूब मुफ्ती के बाप ने क्या किया और महबूब मुफ्ती ने क्या किया और JKLF के लीडर ने क्या किया। हम नहीं पूछेंगे। हम नहीं पूछेंगे कि कोयम्बटूर के बम धमाकों का मुलजिम, कोयम्बटूर में जो आदमी मुलजिम है, जिसमें कोर्ट ने उसको सजा दी हुई है, उसी कोयम्बटूर के धमाकों का जो मास्टरमाइंड था अब्दुल नजीर मदनी, केरला की विधानसभा के अंदर कांग्रेस, मुस्लिम लीग, CPI तीनों मिलकर एक रेजोल्यूशन पास करते हैं, इन्हें छोड़ दिया जाए, ये अब शरीक हो गए। और एक औरत जिसको आपने फंसाया, आप सरकार में रहे 9 साल तक, आप उस औरत के ऊपर चार्जशीट नहीं कर पाए, उसको इसी देश की कोर्ट ने छोड़ा, सरकार ने नहीं छोड़ा।
अब वो छूट गई है तो भी कहते हैं देखिए मालेगांव बम धमाके की मास्टरमाइंड को टिकट दे दिया। अरे भाई वो तो मास्टरमाइंड नहीं है, लेकिन तुमने हिंदू आतंकवाद के मास्टरमाइंड को टिकट क्यों दिया? अपना बताओ तुम। तो ये दो रास्ते नहीं चलेंगे। और अंत में बात सिर्फ इतनी कहूंगा, आप तो नालंदा विश्वविद्यालय की धरोहर के से आगे वाले लोग हैं, कि कभी आपको खटका नहीं? उत्तर प्रदेश में तो बहुत लोगों को खटक रहा है, तो वहाँ काम भी शुरू हो गया है। ये बात अलग है कि वर्तमान वजीर आला है वो दिल्ली वाली सरकार से रिश्ता जुड़ गया उनका, बीच बीच में जुड़ता रहता है वैसे, लेकिन उन्होंने कभी ध्यान दिया हो तो दिया हो, लेकिन आपकी जिम्मेदारी थी भाई। पूरी दुनिया में लोग किसी देश को राज करने आते हैं, उस देश में अपनी सत्ता को स्थापित करने आते हैं। यहाँ एक आदमी आता है, वो नालंदा में लाखों किताबों को आग लगा देता है, लेकिन आप इतने महान लोग हैं कि 70 साल के बाद भी उसके नाम से, उस याद में तो उसने एक महान कार्य किया था नालंदा में आग लगाने का, आपने स्टेशन का नाम रखा। अरे क्या इस देश की सरकारें सब कुछ तय करेगी? क्या भारत सरकार के प्रधानमंत्री को आएगा तो उसको तोड़ेगा? तोड़िए, खत्म करिए। ये वो दौर आ चुका है, इसके अलावा आपके पास रास्ता नहीं है। नहीं तो 3-4 हजार साल लगेंगे आपको चीजों को करेक्ट करने में। इतिहास में परिवर्तन जो है निर्ममता के साथ होता है, थोड़ियों में हाथ डाल के नहीं होता। थोड़ियों में हाथ डाल के तो आप आज के लोगों से कह रहे भाई साहब हमारा मंदिर दे दो, एक दे दो। तुमने 30,000 तोड़े, हमें एक दे दो। जितना आप मांग रहे हो उतने में तैयार नहीं हो। नरसिम्हा राव ने पूछा था नरसिम्हा राव ने, अडवाणी जी ने पूछा था 2 दिसंबर 6 दिसंबर को क्या करना है? आपको जो करना था आपने कर दिया, खत्म हो गया कहानी। अब बात उससे आगे होगी ना। ये पॉलिटिकली करेक्ट होने के लिए नहीं कहा, जिसको बुरा हिंदू ऐसे हो गए वैसे कहते रहो, कोई फर्क नहीं है। अरे जब हम महान थे तब भी तुमने हमारे साथ क्या किया, तो हम थोड़े बुरे हो गए, क्या फर्क पड़ता है? लिहाजा मुझे लगता है कि 7 बजने वाले हैं और आप लोग भी थक गए होंगे। देखिए हमारी एक कोशिश है कि ये जो सभाएं होती हैं, बड़े ईमानदारी से मैं कह रहा हूँ, यहाँ जो भी आता है हमारी कोशिश होती है कि अगर यहाँ 500 लोग बैठे हैं तो 501 लोग जब यहाँ से उठ के जाएं तो उनके थॉट प्रोसेस में जो कुछ फैक्चुअल चीज़ें बताई गई हैं वो क्लियर होनी चाहिए। ये वो भाषण नहीं है कि 5 लाख लोगों की भीड़ ताली बजा दी हम चले गए। हम कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं है भाई, हम दिन भर तैयारी करते हैं चीज़ों की और इसलिए बताते हैं कि जब आप यहाँ से जाएं तो इतने कन्विंस्ड हो जाएं, कहीं कोई शक शुबा आपके मन में ना हो कि जब आप अपने बाहर जाएं तो 10 लोगों को उसी शिद्दत के साथ समझाएं जैसे RSN में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लिहाजा अगले 15 मिनट ये हाउस ओपन है। आप लोगों के मन में मेरी इस स्पीच और RSS साहब की जो तकरीर हुई है उससे सिलसिले से कोई सवाल हो, किसी किस्म का हो, इसी कॉन्टेस्ट में आप पूछिए ताकि आपके जहन में क्लैरिटी हो जाए। आप लोगों ने मुझे सुना, बहुत पेशेंस के साथ सुना, मुझे बर्दाश्त कर लिया, यही बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए हेलो, हमको पटना वापस जाना है, समय काफ़ी हो गया है। 15 मिनट क्वेश्चन आंसर सेशन और अपना क्वेश्चन छोटा रखें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मौका मिले।